स्टार्टेड ना, रिकॉर्डिंग हाँ, मैसेज मिला है ना? हाँ, स्टार्टेड सर, ओके स्टार्टेड। ओके, थैंक यू सर। ओके, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो फिर सर हम लोग सर स्टार्ट करेंगे लास्ट दिन में जहाँ पर कंप्लीट किया था उसके बाद से। तो बेसिकली हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर आईपीओ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना सर? कि एक कंपनी आईपीओ का डिस्कशन पूर्वा आईपीओ का फर्स्ट क्लास আগের দিনের ক্লাসটা কি মিস করেছিলে? না না করেছি করেছিলে? ওকে ওকে হ্যাঁ, ওকে, বেসিক আমার অসুবিধা নেই স্যার, লাস্টের হ্যাঁ হ্যাঁ দিকে দু একটা ক্লাস একটু শুনে নিলেই হবে। ঠিক বেসিকে আছে, আমার এইগুলো ওকে করেছি, আর আগের ঠিক দিনও আছে, করেছি, শুনে নিলে একবার রিভিশন হয়ে হ্যাঁ যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। বেসিকের তো শর্ট কোশ্চেনও আমি রেডি করছি, বেসিকটা পরীক্ষা দেবো তো। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आईपीओ का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, मैंने हम लोग मार्केट में 5-7 हजार कंपनी देख पाते हैं नॉर्मली। अगर आप बीएससी को चेक करोगे या एनएससी को चेक करोगे, ठीक है, आप देखोगे कि वहां पर करीब 5000 कंपनी इन बीएससी एंड स्क्रीन देख चेक कर सकते हो, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को सुविधा होगा। जस्ट मैं गूगल में लिखता हूँ सर बीएससी, जैसे देखो मैंने गूगल में बीएससी लिखा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे बीएससी जो पर्टिकुलर इंडेक्स फॉलो करता है उसका क्या नाम है? सेंसेक्स, ठीक है। और निफ्टी जो होता है वो एनएससी का होता है। तो एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास मैं उस दिन बता रहा था ना, फर्स्ट पहला वाला क्लास में, वो काफ़ी पुराना है। पहले बीएससी होता था हमारे देश में, एनएससी तो बाद में आया है। तो अब इतिहास में और बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतिहास हो चुका है। तो आप जस्ट इधर देखो, जहाँ पर आप बीएससी का डेटा देख रहे हो, बीएससी के अंदर यहाँ पर एक डेटा आता है, विकिपीडिया में भी जाओगे ना तो आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखता है कि कितना कंपनी ऑलमोस्ट बीएससी में लिस्टेड है। ऐसे बीएससी सेंसेक्स के अंदर आपको 30 कंपनी मिलेगा, 30, माने ये तो सेंसेक्स जो है वो इंडेक्स है। इंडेक्स कैसे बनता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, कि जैसे हम लोग निफ्टी इंडेक्स देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं, इंडेक्स है, लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हम लोग गूगल में जब भी हम लोग किसी कंपनी का स्टॉक को चूज करते हैं या निफ्टी को चूज करते हैं, आप देखेंगे कि वहां पर निफ्टी में ट्रेड ले रहा है, निफ्टी में ट्रेड ले रहा है, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा कि निफ्टी बनता कैसे, ठीक है। इसका भी हम लोग को आगे बात करेंगे। ये बेसिकली जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे या फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तब इंडेक्स कॉन्स्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी सिखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बीएससी हो गया या फिर ये जो एनएससी हो गया, बीएससी में करीब करीब 5000 कंपनी है, उसमें से सेंसेक्स बनता है 30 लेके, टॉप 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होता है, ठीक है, उनको टॉप 30 में जगह मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई एज वेल एज लीगली साउंड, यानी बिजनेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो सेबी हटा देगा, माने डुप्लीकेसी करके आप टॉप में नहीं रह सकते, सिंपल बात है। तो इधर आपका बीएससी में करीब यहाँ पर लिस्ट अभी आज दिखाया नहीं, नहीं तो दिखता है, मैं पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। और मैं एनएससी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंसेक्स 30 का ही है, सेंसेक्स ऑलवेज 30 है, ठीक है। और एनएससी में अगर आप देखोगे, देखो हम लिखा दिखा रहे, नंबर ऑफ लिस्टिंग देखो दिख रहा है, देखो मैं स्क्रीन में शेयर किया, ठीक है। एनएससी में देखो नंबर ऑफ लिस्टिंग कितना है, ये देखो नीचे दिख रहा है मेरा कर्सर जहाँ पर है 2137, ये करंट लिस्टिंग है एनएससी में, मतलब टोटल अभी 2137 कंपनी एनएससी में लिस्टिंग, इसमें से 50 कंपनी जिसको निफ्टी बनाता है, ठीक है सर। इंडेक्स और कुछ भी नहीं है, टॉप 50 कंपनी का एक मार्केट फोकस है, जिसको मार्केट फोकस करके ऑल ओवर इकोनॉमी को एक पैरामीटर देता है कि इकोनॉमी इधर जा रही है कि उधर जा रहा है। अब 2000 कंपनी ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है सर, तो इसीलिए काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ निफ्टी का 50 कंपनी और सेंसेक्स का 30 कंपनी, इसी के ऊपर बेस करके अपना ट्रेडिंग लाइफ को चला लेते हैं। अब 5000-7000 कंपनी को ट्रैक करना नामुमकिन है सर, नामुमकिन ही बोलूंगा मैं, मुमकिन इतना आसान तो है नहीं। तब अगर आप उनमें से 100 कंपनी को भी वहां से निकाल के अगर आप ट्रेड कर पाते हो तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। तो 4-5 कंपनी, काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, 5-10 कंपनी अपने फोकस में रखता है, उसी में फोकस करता रहता है और उसी के अप एंड डाउन को देखता रहता है और ट्रेड करता रहता है, ट्रेडिंग भी कर लेगा, इन्वेस्टमेंट भी कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन हाँ वो समय लगता है कि वो इतने सारे की भीड़ में से वो 5-10 कंपनी को सिलेक्ट करना, इट्स टेक टाइम, बट एक बार दिमाग में घुस जाए ना मैटर, तो फिर आप अपने हिसाब से चूज कर लो। जैसे एक क्रिकेटर जब
फर्स्ट टाइम कोच के पास जाता है खेलने के लिए, तो उसको कोच अलग अलग शॉट सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिकेटर क्या पहले दिन से ही हर एक शॉट में माहिर हो जाता है? नहीं सर, समय लगता है। फिर जाके एक दिन ऐसा होगा कि वो उसको पता लगेगा कि उसका बेस्ट शॉट क्या है, फिर वो मैच में वो वाला शॉट यूज करता है। जैसे अगर आप विराट कोहली को देखते हो और एक बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव बोलो, वो उल्टा खेलता है। नॉर्मल क्रिकेटर जैसे खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव ऑपोजिट खेलते हैं, सब पीछे खेलता है। नॉर्मली सब बैट्समैन आगे खेल के रन बनाते हैं, वो पीछे खेल के रन बनाते हैं, उसका आदत हो गया है। लेकिन पहले दिन जब वो कोच के पास गया था, कोच कभी भी उसको ये सब शॉट नहीं सिखाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिक्शनरी में वो शॉट होता ही नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे उसमें आदत डाला और उसी शॉट में वो रन बनाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि ये जो बेसिक है ये तो सिखाना पड़ेगा। हो सकता है जब आगे जाके आप ट्रेडिंग करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अलग टेक्निक यूज कर रहे हो, लेकिन टेक्निक जो भी हो, बेसिक चेंज नहीं होगा ना। बेसिकली इसीलिए मैंने बात को कहा, ठीक है। अब 5,000 7,000 कंपनी में से हो सकता है आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में ट्रेड कर ही नहीं रहे हो। काफी स्टूडेंट है सर जो सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 को लोग नॉर्मली बोलते हैं कि निफ्टी 50 में ट्रेड लो, सेफ है। कुछ लोग मार्केट में ट्रेंड है, क्योंकि ये सेफ इसलिए है क्योंकि कंपनी बड़ा है, पैसा डूबने का चांसेस कम है, ठीक है। तो ये तो मतलब मार्केट के अंदर लेस रिस्क की जगह है, मार्केट के अंदर ये लेस रिस्क की जगह है। लेकिन इसके बाहर भी कितना कंपनी हो गया सर 7,000 में से 80 को निकालो, फिर भी मार्केट में इतना सारा कंपनी है। तो अगर आपको बाकी कंपनी में आपका फोकस बढ़ गया, हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के दूसरे मेथड में चले गए, सूर्य कुमार यादव बन गए। हाँ या ना? अब सूर्य कुमार यादव जो स्टाइल में बैट करते हैं वो कोई कोच नहीं सिखाएगा, क्योंकि कोच किसी भी कोचिंग का इसमें ना सूर्य कुमार का बैटिंग स्टाइल का किसी मेथड नहीं है। जैसे नॉर्मली जब मैं भी जब क्लास में सिखाऊंगा तो शायद मैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 सिखाऊंगा, बाकी स्टॉक के बारे में शायद सिखाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीजों को सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके आप अपना दिमाग उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल था सर, ठीक है। क्रिकेट बीच बीच में मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, चाहे क्रिकेट का समझ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट से स्टॉक मार्केट काफी मैच करता है, सीरियसली बहुत मैच करता है। क्योंकि क्रिकेट जिस तरह से खेला जाता है और उसमें जितना सारा स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट चलता है, वो क्रिकेट के साथ काफी मैच करता है, सॉरी स्टॉक मार्केट के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कहता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा भी आदत हो गया आजकल, आजकल नहीं बहुत दिन से हो गया, ऐसे क्रिकेट थोड़ा समझ आता है इसलिए थोड़ा और मौका मिल गया। तो सर आज हम लोग ना जहाँ से स्टार्ट लास्ट दिन बोले थे, जैसे आईपीओ मार्केट, तो एक कंपनी का फर्स्ट टाइम मार्केट में आने का प्रोसेस, ठीक है। एक कंपनी का फर्स्ट टाइम मार्केट में आने का प्रोसेस, तो इसमें मैंने अब लास्ट दिन ये समझा दिया था आप लोगों को कि मार्केट में कंपनी किस तरह से स्टार्ट करता है। जैसे आप लोगों को मैं जो केस स्टडीज यहाँ पर दिखाया था, एक कॉटन टी शर्ट कंपनी था, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट, है ना। ऑर्गेनिक वर्ड यूज करके टी शर्ट का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखोगे आजकल बिग बास्केट या फिर जो भी ऑनलाइन ग्रोसरीज कंपनी है, नॉर्मल ग्रोसरी दुकान कोई आपको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके कुछ नहीं बोलता है। आप जाके बोलोगे चाल दे दो, डाल दे दो, वो आपको दे देगा। लेकिन आप ऑनलाइन में सर्च करोगे ना ऑर्गेनिक दाल, ठीक है, ऑर्गेनिक राइस, ठीक है। अब ऑर्गेनिक राइस क्या होता है, बेसिकली केमिकल फ्री को ऑर्गेनिक बोलता है। वो भी पता नहीं सर केमिकल फ्री है कि नहीं, लेकिन वो बेसिकली ना, जैसे हम लोग नॉर्मली रिफाइंड चीज पसंद करते हैं, नॉर्मल लोग चीनी भी रिफाइंड खाते हैं, तेल भी रिफाइंड खाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक माने वो रिफाइंड नहीं होगा, सिंपल बात। जिस हालत से उसी हालत से होगा, थोड़ा सा साफ करके दे देगा आपको। है ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हमारे देश की एक ही जगह है पहाड़ में, अभी एक्सीडेंट हुआ ना, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम इधर है, इधर है ना, फटाइए पूछते ही नहीं, वैसे है गवर्नमेंट। ठीक है। तो फिर ऐसा तो अब कंपनी ब्रांड वैल्यू तो बढ़ा दिया ना ऑर्गेनिक बोल के। वही चीज 100 रुपये का था, आप नहीं लिए, अब ऑर्गेनिक 120 रुपये वाला ले लिए आपको अच्छा लगा कि ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा इसलिए। तो ये मार्केट का एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब ये ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट भी इसी तरह से वैल्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैंने बेसिकली एक वैल्यू क्रिएशन कर दिया, जिसके चलते आपका बिजनेस में एक अलग थोड़ा सा नजर आएगा, देखिए ये ऑर्गेनिक बोल रहा है। अब कितना लोग है जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ के गए हैं मानो आप बायोकेमिस्ट हो, आप जाके देख रहे हो ऑर्गेनिक है कि नहीं, फिर लेंगे। अब क्या उसको लैब में लेके जाओगे?
आजकल एक दूध का कंपनी है, मैं भी कभी कभी लेता हूँ, कंट्री डिलाइट बोल के, काफी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सेलिब्रिटीज लोग भी ऐड कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि केमिकल फ्री है, ये है वो है, हो सकता है, ठीक है, मैं बिना जाने बोलूंगा नहीं। तो एक एक टेस्टिंग किट भी फ्री दे रहा है कि आप घर पे टेस्ट करो मिल्क को, ठीक है, कि नॉर्मल जो अमूल का या मदर डेयरी का मिलता है उससे हमारा दूध अच्छा है, और ये रास्ते में नहीं मिलता है, हम घर पे आपको पहुंचा देगा। नॉर्मल दूध का दाम 25 टका है, तो वो उसका 40 टका लेता है। नॉर्मल दूध का दाम 25 टका हाफ लीटर का है, वो 40 रुपीज 45 रुपीज लेगा, काफी महंगा है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि एडल्ट्रेशन कम है सर। मैं भी देखा हूँ थोड़ा सा थोड़ा, कि उसमें वो जो सर गिरता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जो मलाई जमता है, वो मलाई काफी अच्छा जम रहा है, ये तो सही है। अब पता नहीं कैसे क्या कर रहा है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है, उसका दाम भी ले रहा है। अब लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्वाला नहीं है, तो लोग ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया ना, कंट्री डिलाइट उसी नाम पे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा है, भले ही उसमें केमिकल हो, पर लोग थोड़ी ना, ठीक है। चलो, अमूल्य दा बिजनेस ज्ञान देगा, सबको लेना चाहिए, नहीं एक्सपीरियंस का दाम होता है सर, एक्सपीरियंस जहां से मिले ले लो, ठीक है। अच्छा, अब बात है सर, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में पैसा रेज कर लिया था। कौन सा फेज से गुजरा था, एंजल का फेज था, ठीक है, फिर VC का फेज था, है ना सर, फिर थर्ड राउंड में VC1 VC2, और फिर लास्ट में आया था प्राइवेट इक्विटी, है ना, प्राइवेट इक्विटी जो 400-500 करोड़ के लिए एटलीस्ट आता है। आज के मार्केट में यहाँ पर एग्जांपल में 300-450 करोड़ 100 करोड़ था, बट ओरिजिनली अगर आप देखोगे प्राइवेट इक्विटी मार्केट में कम से कम 500-1000 करोड़ का मैटर होता है तो आता है, उससे नीचे नहीं आएगा। हाँ हाँ, आजकल VC के पास 50 करोड़ आराम से होता है, ठीक है। तो VC से थोड़ा प्राइवेट इक्विटी वाले और बड़े माने लोग होते हैं, जो बिजनेस जब एकदम फैल जाएगा ना पूरा इंडिया में, ठीक है, तब आएगा। जैसे एक एजुकेशनल कंपनी है बायजूस, के बारे में तो आप लोग जानते हो, मैं उसको थोड़ा साइड करता हूँ, रिसेंटली स्कैम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसका। एक है बिहार का, पटना का, फिजिक्स वाला बोल के, ठीक है, फिजिक्स वाला, वो भी सेम तरह से फंड रेज किया है, और काफी कम समय में उसका भी वैल्यूएशन भयंकर ग्रोथ किया है, ठीक है, यूनिकॉर्न बन चुका है, ठीक है। अब ये जो फिजिक्स वाला जिस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो किया, थोड़ी ना उसके बिजनेस में उतना प्रॉफिट हो गया होगा, नहीं सर, लेकिन ये जितना उसके बिजनेस में फंड आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, और ऑल इंडिया बेसिस में उसका प्रेजेंस बढ़ गया। इवन नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया का बच्चा लोग तो बाहर भी पढ़ता है, ठीक है, जैसे सिंगापुर में चले जाओ इंडियंस मिलेगा, दुबई में चले जाओ, तुमको दुबई के पॉपुलेशन से ज्यादा वहां पर इंडियंस रहते हैं। दुबई का जो मेन पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तुमको इंडियंस मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिल जाएगा, बांग्लादेशी भी मिल जाएगा, लेकिन चलो बाकी का छोड़ते हैं, इंडियंस तो मिलेगा ना। तो बाकी जो भी कंट्रीज में दुनिया के दूसरे जगह में, वहां पर भी इनका कोर्स चल रहा है। अब क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं ना, पूरा मार्केट को पकड़ रहा है, अब इस तरह से उसका मार्केट स्ट्रक्चर बढ़ने के कारण वैल्यूएशन में भी ग्रोथ देखी। अब आगे ये लोग इस चीज को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये तो समय बताएगा। अच्छा, भगवान करे कि सब कुछ ठीक ठाक चले, ना कि बाइजू की तरह इस तरह से प्रॉब्लम में ना आए। बाइजू बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था बट नहीं कर पाया, इट्स नॉट अ गुड मैसेज, है ना, अच्छा चीज नहीं है ये, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। हाँ, हाँ, बात तो सही है, इंडिया के साथ उसका बिजनेस पॉलिसी, उसका टारगेट मार्केट में इंडिया नहीं था एक्चुअली, और अभी प्रॉब्लम कर गया, क्योंकि सारा दुनिया इंडियन मार्केट को टारगेट करता है, वो इंडिया को छोड़ के बाहर के मार्केट को टारगेट कर रहा है, और इंडिया में सिर्फ जो हाई नेट वर्थ इनकम ग्रुप है या मिडिल हाई क्लास है उनको टारगेट कर रहा है। नहीं, सीरियसली फिजिक्स वाला का मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छा उनका एनवायरनमेंट बना है, ठीक है। सो जो है वो तो बोलना पड़ेगा सर, है ना, जो है और जो दिख रहा है वो तो बोलना पड़ेगा। अब आगे देखना ये चाहिए कि वो किस तरह से मैनेज कर पाता है। हाँ, बोलो सर। हाँ, चीप में काफी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अन अकेडमी भी स्टार्टिंग में इसी तरह का किया था, बट अन अकेडमी धीरे धीरे मैंने थोड़ा फोकस काफी बड़ा कर दिया था स्टार्टिंग में, अभी धीरे धीरे ना वो लोग अपना फोकस एरिया को शॉर्ट कर दिया है, हर जगह में नहीं है, जैसे थोड़ा सा CS फील्ड में है,
और IAS UPSC फील्ड में अपना जगह थोड़ा सा बना के रखा है। बाकी बहुत सारा जगह को कट शॉर्ट कर दिया है क्योंकि मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। सुनने में अच्छा लगता है बट इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो चलो आप लोगों को कुछ स्टार्टअप का आइडिया तो मिल रहा है ना कि किस तरह से एक स्टार्टअप हमारे आंखों के सामने भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी को भी देखा बढ़ते हुए। सेम कॉन्सेप्ट है जो रियल लाइफ में हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग ना आज क्या करेंगे सर, आज IPO का सेकेंड पार्ट में जाएंगे। और IPO सेकेंड पार्ट में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि IPO का प्रोसेस क्या चलता है। जब एक IPO आता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है ये जानना जरूरी है सर। अच्छा, लास्ट में हम लोग और एक चीज भी देखे थे कि कंपनी लोन के लिए भी सोच रहा था। ऑर्गेनिक वाला जो हम लोगों का एग्जाम्पल चल रहा था, एक सेकेंड क्या हो गया, एक सेकेंड सर। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं सर। जब हम लोग ये देखें कि कंपनी ऑलरेडी लोन के लिए सोचा, तो लोन के लिए कंपनी एक सर्टेन अमाउंट करीब 16 करोड़ समथिंग था, है ना, लास्ट क्लास में मैं बोला था। और बाकी परसेंटेज कंपनी के पास अभी कंपनी का और फंड का जरूरत है और कंपनी अभी इंटरनेशनली जाना चाहता है। अब कंपनी के पास एक ही उपाय बचा हुआ है क्योंकि सारा जितना भी छोटा मोटा एरिया था वो कवर कर चुका है। अब कंपनी बोल रहे नहीं हमको पब्लिक आना है। बायजूस भी पब्लिक आने वाला था, पता है आपको। बायजूस 2018 से बोल रहे पब्लिक आएंगे पब्लिक आएंगे, सब कोई बड़ा एक्साइटेड था कि बायजू आएगा तो उसका शेयर लेंगे क्योंकि जिस हिसाब से वैल्यूएशन उसका दिखा जा रहा था। ठीक है, तो फिर बायजू का देखो पब्लिक आने की वजह से वो अभी ये सोच रहे कि बिजनेस बचेगा कि नहीं, ये सिचुएशंस में आ गया। अच्छा, हो जाए कि सब ठीक ठाक हो जाए। सी इंस्टीट्यूट ने जो उनके अगेंस्ट में जो प्रॉब्लम रेज किया, ऑडिट में प्रॉब्लम हुआ है सर, अकाउंटिंग फ्रॉड के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगा है। अब ये आरोप अगर ऑडिटिंग की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से अगर ये सारा मैटर क्लियर हो जाए तो फिर शायद वो फिर से वैल्यूएशन में आ जाए। ठीक है, हो जाए कि सब ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, तो चलो आगे अब यही देखना है कि अगर बायजूस IPO में आता तो उसको भी वही करना पड़ता जो अभी बताने जा रहा है। ठीक है, तो जैसे सबको स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपरली। तो इससे पहले हम लोगों ने ये देखा, ओके पीयूष थैंक यू। द प्रीवियस चैप्टर gave us perspective on how a company evolved from idea generation stage until it decide to file for an IPO. ठीक है, the idea behind creating the fictional story in the previous chapter was to give you a sense of how a business mature over time. इससे पहले जो बात कर रहे थे तो बेसिकली एक बिजनेस कैसे मैच्योर होता है आप लोगों को ये समझना चाहिए क्योंकि एक इन्वेस्टर होने के नाते आप लोग ट्रेडर बनोगे ना, इन्वेस्टर बनोगे ना, तो एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को समझना चाहिए कि एक बिजनेस ना टाइम टू टाइम मैच्योर होता है। तो आप जब इमेच्योर स्टेज में बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना तभी तो आपका पैसा ग्रो करेगा। मैच्योर होने के बाद इन्वेस्ट करके क्या फायदा, तब तो जो होना था हो चुका है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर जो कंपनी ऑलरेडी बन गया है उसको कैसे समझे, जैसे टाटा, जैसे कि रिलायंस, ये तो एक मैच्योरिटी में आ गया, रिलायंस फिर भी ग्रोथ में है। टाटा तो कितने साल से हो गया, 100 साल से, मोर देन 100 ईयर से मार्केट में काम कर रहा है। तो क्या टाटा तो मैच्योर होके फिर अभी बुढ़ापा खत्म होके फिर क्या बोलेंगे दादा परदादा पढ़ना ना कुछ भी हो गया। लेकिन सर इस तरह से नहीं होता, बिजनेस एवरी स्टेज में बदलता है। टाटा का अलग अलग सेगमेंट बढ़ रहा है, बिरला का भी अगर आप देखो कि अलग अलग सेगमेंट बदल रहा है। तो जैसे पहले क्या IT सेक्टर था, नहीं था ना, तो टाटा ने एक सेक्टर बनाया IT सेक्टर, तो IT सेक्टर को अलग से देखना है। टाटा मानो मोटर्स में आ गया, अब मोटर्स तो पहले नहीं था, बाद में आया। पहले तो सिर्फ टेल्को वगैरह हुआ करता था, है ना। तो समय के साथ वो न्यू वेंचर में जा रहे तो उसका वेंचर को उसके हिसाब से देखो, तब वो न्यू स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है। हाँ हाँ, वॉच से नहीं आजकल तनिष्क से कमाता है, तनिष्क से कमाता है। हाँ ठीक है, ये राकेश झुनझुनवाला का जो मेन अर्निंग है वो टाइटन से ही है। राकेश झुनझुनवाला माने इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। उन्होंने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ से आसपास कमाया। ठीक है, मैंने नेट वर्थ बनाया और मैक्सिमम जो 90% इनकम है ना वो एक्चुअली टाइटन से कमाया। अब बोलो कि टाइटन हम लोग आज जानते हैं, झुनझुनवाला साहब टाइटन में इन्वेस्ट किया सिर्फ 1980s के आसपास में। अब तब टाइटन क्या था, कुछ नहीं था, ना तो कुछ था ना तो कुछ लोग जानता था। अब ये यही चीज है,
कि आप कब स्टॉक को पकड़े, जब कोई उसका नॉलेज ही नहीं रखता है, जब उसका वैल्यू नहीं है, तभी आपको वो चीज सस्ता में मिलेगा। और उसके बाद उस बिजनेस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तो जाके आप उसका एक्चुअल में आपका जो होना चाहिए वो आपको मिलेगा। इसके लिए काफी स्टडी और काफी इकोनॉमिक फोकस होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली सर वही बात यहाँ पर कहने का कोशिश हो रहा है कि ये जो मैच्योरिटी होना, ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक लेवल मैच्योरिटी का आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर फिक्शनल स्टोरी टेल्स हाउ अ बिजनेस मैच्योर ओवर टाइम। ऑफ कोर्स मेनी न्यूसेंस वेर इंटेंशनली ओवरलुक टू ड्राइव द पॉइंट अक्रॉस। मैंने बहुत सारे चीज और भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पर फोकस शायद नहीं किए, ठीक है, ताकि हम लोग मेन पॉइंट पे जल्दी आ पाए। And I hope that helped. The emphasis was on different stage of business and funding options available at various stage of business. Main emphasis क्या किया गया सर, कि बिजनेस को एवरी स्टेज में कब कब पैसा मिलता है, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा। अब आप लोग देख रहे हैं एक गाड़ी है और गाड़ी में अनाउंसमेंट कर रहा है, जैसे अभी दुर्गा पूजा अनाउंसमेंट चल रहा है ना, आश्चन तो हमारे दुकाने आश्चन तो, ठीक है। दुर्गा पूजा में जैसे अभी शॉपिंग का टाइम है ना, बंगाल का एकदम बड़ा अच्छा ही एक वाइब है ना। हर किसी को अभी इनकम भी करना है और होगा भी हो, ठीक है। शॉपिंग मॉल वाले साल भर जितना नहीं कमाते, ये 5 दिन में कमा लेते हैं सीरियसली। बाकी टाइम पे तो शॉपिंग मॉल में जाओ, मक्खी मारता है लोग नॉर्मली, है ना। लेकिन ये जो एक हफ्ता एक महीने से जो कमाया, ये साल भर का पैसा उठा देगा। हाँ सीले दस, वो तो देखने लायक होता है। धर्मतला वाला लाइन 2 महीने से लाइन दिखता है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आता कि क्या है सिलेबस। अलग ही हाइप है सीरियसली। और क्या एडवर्टाइजमेंट का ये भी विश्वमान खाटी दाम, हाँ सीलेदास एक्टा ही नाम। हाँ मेरे को बचपन से कान में मेरा गूंजता है, लेकिन मेरे को आज तक पसंद नहीं आया, वो अलग बात है ठीक है, मेरे को उसका क्वालिटी आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका बिजनेस का ग्रोथ देखो। हाँ लिस्टेड भी है। अच्छा, तो अब बात है सर कि ये जो गाड़ी लेके अनाउंसमेंट करने निकला, ये बेसिकली पब्लिक आने के लिए अनाउंसमेंट कर रहा है। जब भी कोई कंपनी पब्लिक आते है वो अनाउंसमेंट करता है कि मैं आ रहा हूँ। सिंपल बात है, मैं आ रहा हूँ, जिसको भी मेरे शेयर में इन्वेस्ट करना है कर लो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना पॉपुलरिटी के साथ आ रहा है। पॉपुलरिटी इन द सेंस, मैंने बाई नेम नहीं सर, बाई नेम तो पेटीएम का भी पॉपुलरिटी बहुत है, पर जब वो आईपीओ लेके आया था ना, ब्लंडर हुआ था। आईपीओ जब पेटीएम का आईपीओ आया था, एक एक शेयर का दाम था 2100 टका, 2100। लेकिन पेटीएम पेटीएम लिस्टेड हुआ था सर 1600 या 1700, 1600 या 1700 में लिस्टेड हुआ था। नाम बहुत था। इवन जब नरेंद्र मोदी सर, मैंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब नोटबंदी किया था, तो पेटीएम का एक बहुत बड़ा पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपा था फ्रंट पेज में, इंडिया का जितना प्राइम न्यूज़पेपर है सभी न्यूज़पेपर में, कि नोटबंदी हो गया, अब बेसिकली गवर्नमेंट चाहता है कि आप डिजिटल करो। उसमें नरेंद्र मोदी सर का एक इमेज, ठीक है, और पेटीएम का एक बहुत बड़ा एडवर्टाइज, पेटीएम करो, ठीक है। और उस टाइम पे ना तो फोन पे वगैरह था, गूगल पे भी था, पर पेटीएम एक्चुअली लोगों को सिखाया कि ऑनलाइन पेमेंट का जो वॉलेट सिस्टम, पेटीएम में मेनली ये ऑर्गेनिकली डेवलप किया था। तो कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी चक्कर में वैल्यूएशंस में भी दिक्कत हुआ। मैं एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि पेटीएम का जिस हिसाब से वैल्यूएशन देखा गया था, रियल लेवल में वैल्यूएशन उतना काम नहीं किया। तभी 2100 का शेयर 1600 में लिस्टेड हुआ, मैंने स्टार्टिंग डे में ही 500 टका पर शेयर में लॉस। देखो सर, एज ए टीचर आपको दोनों चीज दिखाना चाहिए। हमेशा मैं अच्छा अच्छा बात करूं, ये अच्छा बात नहीं है। वो अच्छा बात यूट्यूबर कर सकता है, ठीक है, लेकिन टीचिंग में तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोला जाना चाहिए ना, क्योंकि आपको दोनों सीखना है। अब पेटीएम का वैल्यूएशन होने के बाद भी आपको लॉस हो, अब ये सिर्फ ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और भी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस किया। तो 2100 का शेयर 500 टका लॉस में लिस्टेड हुआ, उसके बाद धड़ाधड़ गिरते गिरते 1600 का शेयर 500 में जाके रुका, वो भी विद इन 1 मंथ, वो भी नहीं सर 15 दिन के अंदर। मैंने जिसने भी 2100 में इन्वेस्ट किया था, वो शेयर 500 में जाके रुका था आईपीओ में। लेकिन उसके बाद मजा था। अब काफी लोग पेटीएम में नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया, अब कुछ भी हो जाए, इतना लॉस दिया है, अब तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, बाद में पेटीएम में ट्रेड करके कितना लोगों ने अपना पैसा रिकवर कर, क्योंकि आफ्टर 2-3 मंथ्स
पेटीएम का बिजनेस के बारे में धीरे धीरे नेगेटिव सेंटीमेंट गायब हुआ, मार्केट जल्दी भूलता है। मार्केट का क्या है ना, ये इमोशनल, आज आपको गाली दे देगा, कल आपको फिर से गले लगा लेगा, यही मार्केट का कॉन्सेप्ट एकदम जैसे डेली लाइफ दिखता है। आज आपको गाली दिया, मैंने पेटीएम को गाली दिया ना सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गाली दिया इन द सेंस दाम कम कर दिया, लिया नहीं, लेने के बाद सेल कर दिया, वैल्यूएशन जितना दिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर 3 महीने में भूल गया। अच्छा क्यों भूला, भूलने का रीजन भी था, क्योंकि पेटीएम धीरे धीरे रेवेन्यू ग्रो कर रहा था, क्वार्टर रिजल्ट आया, उसमें पॉजिटिव दिखा, कंपनी का प्रॉफिट देखना चालू हुआ। अब बाकी लोग जितने जो लोग इतना दिन से भूल रहा था कंपनी को, अब वो लोग फिर से याद करना चालू किया। 500 का शेयर ऊपर से बीच बीच में कभी 700 में हिट कर रहा है, कभी 800 में हिट कर रहा है, कभी 900 में हिट कर रहा है। तो 300-400 करके ना रेगुलर बेसिस में हर 15 दिन छोड़ छोड़ के 15 दिन छोड़ छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग करके कमाया। इसी क्लास में काफी लोग हैं जो कमाया है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं वही शेयर जो आपको धोखा दिया था, वही शेयर आपको इनकम भी देता है। तो यहाँ पर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, मार्केट इमोशनल हो सकता है, बट एज ए ट्रेडर हम लोग मार्केट का पार्ट है, पर हमें ना इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा गजब बात हुआ ना सर, हम लोग मार्केट का पार्ट हो गए, मार्केट इमोशनल है पर हम इमोशनल नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में वैराइटीज ऑफ साइकोलॉजिकल लोग होते हैं। सबकी तरह सोचेंगे तो मुश्किल होगा, थोड़ा सा अलग सोच रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा डिफरेंट बातें हैं, बट ये बात जितना जल्दी मार्केट साइकोलॉजी से चलता है सर, तो आप कब कमाओगे कब नहीं कमाओगे ये भी आपको टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक में आपको लॉस हुआ है तो आप इसको भूल जाओगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लोगों को होता है, मेरे को बहुत लॉस दिया, धड़कन बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, लोग ना उसको फोकस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वही स्टॉक अगर बाद में आपको मौका देगा तो फिर आप क्यों उसको भूलोगे, ऐसा नहीं करते। हो सकता है गलती आपका है, आप पढ़ नहीं पाए, मार्केट तो अपने हिसाब से काम करेगा, मार्केट अपनी जगह में हमेशा सही होता है। गलती इन्वेस्टर का होता है, गलती ट्रेडर का होता है कि आप मार्केट को रीड नहीं कर पाए। जैसे उस दिन अगेन क्रिकेट का याद आ गया सर, रिसेंटली इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, परसों का गेम है वर्ल्ड कप का, ठीक है। अफगानिस्तान करंट वर्ल्ड कप का सबसे नया टीम है, वन ऑफ दी, आयरलैंड और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी अभी बच्चा है क्रिकेट में, इंग्लैंड तो क्रिकेट का जन्मदाता है, धूल चटाया इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने। इंग्लैंड टॉस जीता, पहले बैट लिया, सॉरी पहले बॉलिंग किया, टॉस जीत के बॉलिंग लिया, सोचा कि अफगानिस्तान को जल्दी आउट कर देंगे क्योंकि उनका बैटिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को ही अफगानिस्तान 285 बनाया, इंग्लैंड 190 में ऑल डाउन हो गया, खेल ही नहीं पाया अफगानिस्तान के बॉलर को। सर प्रॉब्लम कहाँ था, पिच को पढ़ नहीं पाया। बात समझे, मैं क्रिकेट ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे क्रिकेट सुनाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट का क्लास ही नहीं है और मैं ना क्रिकेट का कोच हूँ। पिच नहीं पढ़ पाया इंग्लैंड। अब कोई बोलोगे सर लक भी तो मैटर करता है, सर लक तो यहाँ भी मैटर करता है, वहां भी लक मैटर करता है, यहाँ पर भी लक मैटर करता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लैंड पिच नहीं पढ़ पाया, उनका बोलना का जो स्ट्रेंथ था उस हिसाब से वो पिच को एनालिसिस नहीं कर पाया। एग्जैक्टली मार्केट भी एक पिच की तरह है, मार्केट भी एक पिच की तरह है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आध बार भूल हो सकता है, पर रोज रोज भूल होगा तो मुश्किल पड़ोगे। आशा करता हूँ कि समझ में बात आ रहा है, ठीक है। मार्केट इज लाइक ए पिच। आजकल एक म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट भी आया है, ठीक है, कि इस पिच में टाइम देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे बोलता है कि इस पिच में टाइम देना पड़ता है, टाइम बताओगे तो ये पिच आपको रिटर्न देगा, ऐसे करके आता है, फिर बोलते हैं जैसे म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। मैंने म्यूचुअल फंड में रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करना है तो बोलता है कि आपको थोड़ा लंबे समय के लिए मार्केट में रहना पड़ेगा, तभी म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिखेगा। 2 महीने 3 महीने 1 साल के अंदर आपको ऐसा खास कुछ दिखेगा नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट भी उसी तरह से बनाया, कारण है उसके पीछे। तो ये जो गाड़ी लेके माइक लेके निकला है ना सर, ये रोड शो करने निकला। क्या बोलते हैं इसको, इसको रोड शो बोलते हैं। कैसे करते हैं रोड शो, अलग अलग डेली न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक टाइम्स या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में खबर को छापेगा कि मैं आ रहा हूँ, शेयर का दाम बताएगा। मैं आपको आईपीओ का उस दिन क्लास में दिखा रहा था ना, सेबी के साइड में जाके कि वो पूरा लिस्टिंग करता है, फिर लिस्टिंग करके मेरे पास होता है नॉर्मली, देखता हूँ यहाँ पर है कि नहीं। फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, दूसरे कंप्यूटर में होगा, दिखा दूंगा सर आईपीओ, डोंट वरी। अच्छा दिखा देता हूँ, एक रिसेंटली कोई आ रहा है क्या, এখন কেউ আসছে রে?
পিয়ুষ কেউ আসছে এখন আইপিও নিয়ে এনার্জি কোম্পানি আইবিএম হুম এনার্জি কোম্পানি ये देखो सर मैं जीरोधा में जा रहा हूँ बट अल्टीमेटली जीरोधा मुझे सेबी में ही लेके जाएगा। ठीक है आईआरएम एनर्जी। हाँ ये देखो सर मैं व्यू में क्लिक किया, ये देखो प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया। अब इसमें मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर में भी आ जाएगा और मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, पता होना चाहिए कि ये जो हो रहा है ना ये रोड शो है। ये जिस तरह से मैं ब्रोकिंग फर्म के साइड में गया ऐसे आपको किसी भी कंपनी के साइड में मिलेगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में मिलेगा। ठीक है या फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देता है, कभी कभी यूट्यूब में देता है क्या, यूट्यूब में ऐड देता है। ठीक है इन्फ्लुएंसर्स लोग जो यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रोड शो। कंपनी जब आता है कंपनी अपने बारे में बताता है। क्या ओपन हो गया है, कहाँ चला गया, ये वाला ये रहा, दिख रहा है ना सर आईआरएम एनर्जी। देखो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, अच्छा कॉन्टैक्ट पर्सन सीखा जैन कंपनी सेक्रेटरी। ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं ना सीएस, ठीक है इनका काम होता है कि इसका पूरा ड्राफ्टिंग करना। जो लोग मेरे क्लास में भी काफी लोग हैं जो सीएस या सीएमए का पढ़ाई करते हैं, तो जो लोग स्पेशली सीएस का पढ़ाई करते हैं उनका एक रोल प्ले है कि कंपनी जब आता है उसका पूरा लीगल ड्राफ्टिंग सीएस का काम होता है। ठीक है तो चलो नॉलेज के लिए जानना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर कंपनी सेक्रेटरी यहाँ क्या कर। ठीक है उनका काम होता है लीगल ड्राफ्टिंग करना। और बाकी आप देखो सर साइज ऑफ फ्रेश इशू क्या लिखता है, कितना शेयर लेके आ रहे हैं, इतना शेयर, कितना वैल्यूएशन होगा इसका 10,000 नहीं सॉरी 1,08,00,000 इक्विटी शेयर, 1,08,00,000 इक्विटी शेयर। ठीक है इतना शेयर लेके आ रहा है, इतना शेयर मार्केट में इशू करने का लिए फ्रेश इशू माने एकदम फ्रेश है, माने इसमें से कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ये देखो साइज ऑफ ऑफर फॉर सेल, देखो सेकंड पैकेट में लिखा है साइज फॉर ऑफर फॉर सेल नहीं है, मैंने ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, अगर पहले से कोई इन्वेस्टर कंपनी में ऑलरेडी होल्डिंग में था वो छोड़ के निकलना चाहता है, मैंने वो बेसिकली जैसे मानो प्राइवेट इक्विटी या फिर एंजल या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जो स्टार्टिंग में प्रोमोटर था, हो सकता है जैसे मानो ये दोनों दोस्त मिलकर बिजनेस चालू किया था अपना अरित और नंदन। मानो अरित का मानना है कि मेरे को बिजनेस में और मजा नहीं आ रहा है, मैं छोड़ के निकलना चाहता हूँ, मेरे को पैसा का भी जरूरत है। होता है सर, आपको पता है फ्लिपकार्ट जिन्होंने बनाया नाम बता सकते हो, टाइगर ग्रुप तो प्राइवेट इक्विटी था अमेरिका का। फ्लिपकार्ट का प्रोमोटर कौन है, भाई नहीं है, दोनों दोस्त है। नाम ऐसा है कि आपको लगेगा कि भाई है, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, दोनों बंसल है बट दे आर नॉट ब्रदर्स, दे आर फ्रेंड। ठीक है वो कोइंसिडेंस है कि दोनों का टाइटल बंसल निकला। तो सचिन एंड बिनी दोनों ही आईआईटियंस थे, दोनों आईआईटी में पढ़ते थे। आईआईटी पास करने के बाद दोनों अमेजन में नौकरी किया, एक साथ नौकरी करता था। अब अमेजन में काम करते करते उनको पता लगा कि भाई बैठे बैठे बोर होता हूँ, क्योंकि अमेजन वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, अमेजन का साइट को मेंटेन करता था और उनका 1 घंटे का काम होता था, बाकी दिन रात ने वो एक आर्टिकल में लिख रहा था कि दिन रात उनको बेसिकली टेनिस खेलता था और स्विमिंग पूल पे नहाता था, कुछ काम नहीं था, बोर होता था। तो बोलते कि भाई हम लोगों को पता है हम ही अमेजन को चला रहे हैं हम ही अमेजन को चला रहे हैं, तो फिर अगर मैं ही अमेजन को चला रहा हूँ कि अमेजन हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, बाकी तो जो करेगा वो बाकी लोग करेगा, तो क्यों ना हम ही लोग एक सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करें। तो फिर वो लोग फ्लिपकार्ट को बनाया और फ्लिपकार्ट पहले किताब बेचता था, सिर्फ किताब, वो भी बैंगलोर के 45 किलोमीटर रेडियस ओनली बुक्स सेल करता था। बैंगलोर के 45 किलोमीटर रेडियस बाइक लेके दोनों दोस्त मिलके ऐप को डेवलप कर दिया था, थोड़ा सा प्रचार भी हो गया था। अब जिसको भी किताब, ऐसे बैंगलोर अभी इंडिया का फर्स्ट मैंने हाईएस्ट बुक रीडर में से एक है। पहले बंगालीज हुआ करता था बट वो ग्लोरी चला गया, अभी नाम का रहेगा, अभी नाम का है। बंगाली का जो एजुकेशनल जो प्राइड है ना वो नाम का है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, एज ए बंगाली बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ नाम का है, यहाँ का एजुकेशनल कल्चर खत्म हो गया, पॉलिटिक्स पूरा खत्म कर दिया। बंगाली बाबू वो जो कॉन्सेप्ट था ना, जो पढ़ा लिखा बंगाली, वो पहले जैसा नहीं। अभी जो दिख रहा है वो कुछ नहीं तो सीरियसली बंगाली जिस तरह का पढ़ाई पसंद करता था वो नहीं है। अभी भी सबसे बड़ा बुक फेयर होता है, बंगाली इमोशंस को अभी भी अच्छा लगता है, पर जेन्युइन फील्ड में देखा जाए बैंगलोर अभी हाईएस्ट बुक मार्केट लेके चला गया।
कॉलेज स्ट्रीट में अभी भी पुराना किताब बिकता है, वहां पर नया नया किताब लॉन्च होता है। ऐसे लार्जेस्ट बुक मार्केट में कॉलेज स्ट्रीट है, बट वो ग्लोरी भी क्या सर। अभी सिर्फ बंगाली अपने डिबेट में बताने के लिए बोलता है कि हमारा सबसे बड़ा बुक का मार्केट है ये। बैंगलोर जाके तो देखो तो पता लगेगा। इसलिए सारा इन्वेस्टमेंट सारा कुछ सब बैंगलोर में। प्रूफ टाइम भी प्रूफ दे रहा है। चलो अलग बात, बिजनेस के मैटर में फोकस करते हैं। तो फ्लिपकार्ट में ये जो बंदा है किताब लेके चालू किया, फिर धीरे धीरे अमेजन का बाकी प्रोडक्ट भी सेल करना चालू किया। फिर जब धीरे धीरे इसके बिजनेस में इन्वेस्टर आया, और लास्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, क्या नाम है, वॉलमार्ट। जब वॉलमार्ट आया तो सचिन और बिनी में से एक दोस्त निकल गया। अभी आप अगर चेक करोगे ना फ्लिपकार्ट का प्रोम बने शेयर होल्डिंग, उसमें से आपको एक फ्रेंड नहीं मिलेगा, या तो सचिन या तो बिनी, कोई तो एक नहीं है। वो अपना स्टेक सेल करके निकल गया। अच्छा, फ्लिपकार्ट अभी तक पब्लिक नहीं आया, वो अभी भी प्राइवेट में। तो कई बार क्या होता है, अगर कंपनी प्राइवेटली अच्छा वैल्यूएशन में रहता है, प्राइवेटली अगर आपको पैसा मिल जाता है, बात को समझे सर, फैक्ट को, अगर आपको प्राइवेट में पैसा मिल जाता है, आपको पब्लिक आने का जरूरत क्या है। आपका पैसा का नीड पूरा हो जा रहा है, जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका नीड बढ़ जाएगा और प्राइवेट में आपको पैसा का नीड फुलफिल नहीं होगा, तभी आप पब्लिक आने के बारे में सोचोगे, और तभी आप ऑफर फॉर सेल के बारे में सोचोगे। जैसे अगर सचिन को निकलना होता और वो पब्लिकली आके निकलना है, मैंने पब्लिक शेयर खरीदेगा तो सचिन का पैसा मिलेगा, तो सचिन शायद निकल जाए। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। बात समझ में आ रहा है। निकल जाए मैंने क्या, आप शेयर बेचोगे तो कोई तो होगा शेयर को खरीदने के लिए। जैसे हम लोग जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं, बाई ऑर्डर करते हैं या सेल ऑर्डर करते हैं, मैं दिखाऊंगा सर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम बाई करेंगे तो कोई तो होगा सेल कर रहा होगा, ऐसे ही तो थोड़ी कुछ होता है। जब बायर होगा तो सेलर भी होगा, सेलर होगा तो बायर भी होगा, और ये सिस्टम मैच करेगा ही करेगा। उसके लिए कौन है, BSE/NSE, वो मैच कराने के लिए बैठे हैं, जोड़ी बनाते रहते हैं, जोड़ी मेकर। हाँ सीरियसली, दे आर बेसिकली जोड़ी मेकर, बायर सेलर को मैच कराते हैं, यही काम है उनका। जब मैच नहीं करेगा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर मैच नहीं करेगा आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने आप बाई करके बैठे रहोगे, सेलर जब तक नहीं आएगा बैठे रहो, कैंसिल कर देगा एक टाइम के बाद। फिर आप बोलोगे क्यों नहीं हुआ, सिंपल बात है, सेलर नहीं मिला। मानो आप सेलर बन चुके हो, उल्टा साइड में बायर नहीं है, हो सकता है। लेकिन जो इसीलिए लोग बोलते हैं निफ्टी 50 में ट्रेड करो, सेंसेक्स 30 में ट्रेड करो, क्यों, क्योंकि लिक्विड स्टॉक है। लिक्विड स्टॉक माने उसमें बायर ट्रेडर इजीली मिल जाता है। लिक्विड इसीलिए बोला जा रहा है, लिक्विड इजीली बाई करने का मिल जाएगा, इजीली सेलर में मिल जाएगा, इजी है। बाकी स्टॉक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है, देख के करना चाहिए, ठीक है। वो आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा सर। तो ये पूरा जो रिपोर्ट है, ये जो आपको मैं निकाला, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं इसको, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये लीगल टर्म है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ज्यादा लोड ना ले, आदत हो जाएगा सर, ठीक है। डोंट टेक प्रेशर कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, लॉ पढ़ा रहे हो क्या, नहीं सर लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ। लॉ के क्लास में देखो यहाँ लिखा है कंपनीज एक्ट 2013, देखो लिखा है सेक्शन 32, ये लॉ के क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। तो आपको थोड़ी ना पढ़ाना है वहां पर। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कौन बनाता है, क्या कैरेक्टर होता है, मैं आपको ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी जब फर्स्ट टाइम आता है, RHP लेके आते हैं, इसको DRHP भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग भी बोलते हैं या फिर RHP बोलते हैं। इसी प्रोस्पेक्टस पे कंपनी अपने बारे में सारा पॉइंट लिखता है कि किसको कितना शेयर देना है, रिटेलर के लिए कितना है, रिटेलर माने हम आप जैसे लोगों के लिए पहले से मेंशन कर देता है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कितना परसेंटेज है, ठीक है, कितना डोमेस्टिक के लिए है, सब मेंशन कर देता है। उसी हिसाब से वो मार्केट में शेयर इशू करता है, ठीक है सर। और इसके बाद आपको यहाँ पर ना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, लास्ट ऑडिटिंग रिपोर्ट, ये सारा चीजें आपको मिलेगा इसके अंदर। जब आपको मैं फंडामेंटल पढ़ाऊंगा ना, फंडामेंटल भी एक पार्ट है, रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम का पार्ट है, उसमें आपको ये सारा टॉपिक पढ़ के कंपनी के बारे में एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। टफ चीज है, ठीक है, हम लोग तो इतना टफ चीज अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सीरियसली ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल वर्क है स्टॉक मार्केट का। कंपनी को एनालिसिस करने के लिए कंपनी का 2 रिपोर्ट मेनली होता है, एक मैनेजमेंट रिपोर्ट और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट। और वो मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आपको पढ़ना समझ में आ गया, आप समझो कि आप मार्केट का मेन कॉन्सेप्ट समझे, वही हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्केट है। हम लोग जो ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं ये बहुत आसान है, बहुत आसान है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए,
लेकिन यही हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है स्टॉक मार्केट का। किसी कंपनी के बारे में प्योरली जानो और फिर उस कंपनी में ट्रेड भी लो, इन्वेस्ट भी करो। बट ये जिस दिन आप पूरा समझ जाओगे, आप समझ लेना कि मार्केट अभी आपके हाथ में। अब अलग अलग बिजनेस का अलग अलग रिपोर्ट पैटर्न हो सकता है, माने बिजनेस अलग है ना। जैसे मानो ये कंपनी क्या है, एनर्जी कंपनी। अब कोई मानो ग्रोसरी कंपनी होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का बिजनेस पैटर्न अलग होगा, है ना। तो अलग अलग बिजनेस के बारे में पढ़ाई करना आपको पड़ेगा। चलो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब बात कहाँ आ गया सर, अब बात आ रहा है सर, व्हाई डू कंपनीज गो पब्लिक। ठीक है, जो सवाल मैं लास्ट दिन आपको बताया था, यही सवाल लेके लास्ट क्लास को कंप्लीट किया कि कंपनी आखिर पब्लिकली क्यों जाता है। ऑलरेडी समझ गए, मुझे और बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे व्हेन अ कंपनी डिसाइड टू फाइल फॉर एन आईपीओ, वन ऑफ द मेन रीजंस इज टू रेज फंड्स। पैसा रेज करना है टू फुएल इट्स कैपेक्स रिक्वायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर सेवरल अदर रीजंस फॉर एन आईपीओ। Sometimes a company raises funds via IPO to reduce high cost debt. कंपनी का काफी लोन हो जाता है, लोन का बार्डन को कम करने के लिए भी कंपनी आईपीओ रेज करता है। एक सेकंड, अच्छा सर एक सेकंड होल्ड करो ऋषभ। तो আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে রেখেছি কোশ্চেন্স, ঠিক আছে, পিজিপিপির শুধু দিয়েছি, সলভ কর, ঠিক আছে। 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, मैक्सिमम 1.5 घंटा। तो कभी कभी कंपनी सिर्फ अपना डेब्ट को रिपे करने के लिए भी आईपीओ इशू करता है। जब ये जो मैं आपको भी आईपीओ दिखा रहा था, अब मैं तो डिटेल से भी पढ़ा नहीं ना, जब आपको पढ़ना सीख जाएंगे आप, तो वहां पर ना लिखा रहता है कि कंपनी क्यों आईपीओ ला रहा है। तो आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस लिए आईपीओ ला रहा है। क्या न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ला रहा है, या फिर अपना डेब्ट को रीपे करने के लिए। डेब्ट मैंने क्या होता है सर, लोन। बात समझ में आ रहा है ना रिया आपको? ठीक है, ये लोग फिर भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अमोलिंदु का एक अपना एक्सपीरियंस है, आप नए हो। ठीक है, ठीक है, फिर इसीलिए मैं आपको स्पेशली पूछा। तो और यहाँ पर पूर्वा भी है, पूर्वा बोझा যাচ্ছে तो, पूर्वा है कि नहीं? जो लोग थोड़ा नॉन कॉमर्स होता है ना, मुझे थोड़ा सा चिंता होता है कि टर्म समझ में आ रही है। पूर्वा आई थिंक अभी नहीं, तो ठीक है। पीयूष, पीयूष का भी आवाज नहीं आ रहा है, पीयूष भी नहीं है, चलो ठीक है। नेटवर्क इश्यूज है पीयूष का, पीयूष मेरे को लिखा था, नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है सर, चलिए। तो बात क्या है सर कि कंपनी अपना डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए भी कभी कभी आईपीओ लाता है। और क्या है सर, और बताते हैं, समटाइम्स कंपनी कैन आईपीओ टू गिव एन एग्जिट फॉर एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर। जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, सचिन बिनी का बात नहीं कर रहा था, वही तो समझाने का कोशिश कर रहा था। देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग यू कैन डू, थिंक अबाउट अ कंपनी दैट वेंट आईपीओ रिसेंटली एंड गूगल फॉर द आईपीओ रीजंस। मैं मतलब यहाँ पर भी आपको वही बताया जा रहा है कि आप आईपीओ देखो क्या रिसेंटली है, जो मैं आपको करके दिखा रहा था, और क्यों आईपीओ करने लेके आ रहे हैं आप उसको फाइंड आउट करो। वो लिखा रहता है कि उस पैसे को लेके वो क्या करेगा। वो जो मैं आपको दिखाया ना अभी एनर्जी कंपनी का, वो लिख देता है कि मैं इसलिए आ रहा हूँ। ऑफर फॉर सेल होगा तो पुराने इन्वेस्टर निकलना चाहेगा। फ्रेश इशू माने बिजनेस में न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनको फंड चाहिए। मेनली वही रीजन सबसे ज्यादा होता है, और वही रीजन सबसे बेस्ट माना जाता है कि वो अगर न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए फंड रेज कर रहा है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए लोगों को। लोन रिपे करने के लिए फंड ले रहा है, ये सबसे नेगेटिव होता है। ठीक है, कि मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस, सुनो बात सुनो, एग्जिस्टिंग बिजनेस अपने पैसे से लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब बिजनेस का रेवेन्यू क्रिएशन में कोई तो दिक्कत है। यानी बिजनेस का एग्जिस्टिंग मॉडल रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ अपना एसेट वगैरह जो इतना दिन में बनाया उसके बेसिस में मार्केट से लोन रेज कर रहा है, और उस लोन से क्या करेगा, जो लोन है वो उसको रिपे करेगा। तो ये क्या बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है बिजनेस के इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले सिर्फ नाम नहीं देखना है, काम भी देखना। काफी लोग सिर्फ नाम देख के इन्वेस्ट करते हैं, आईसीआईसीआई है कर दो ठीक है, एचडीएफसी है कर दो। बात आईसीआईसीआई एचडीएफसी का, दो चार नाम हम लोग सुनते हैं, कितना नाम ही सुनते हैं, 7,000 कंपनी का नाम थोड़ी ना जानते हैं। हार्डली नॉर्मल लोग 10-15 कंपनी के बारे में सुना है, कानों में आया है। ठीक है, अदानी के बारे में तो लास्ट 5 साल तक शायद किसी ने नहीं जाना। रिसेंटली पॉलिटिकल कारण से थोड़ा अदानी अदानी हो रहा है, तो एक दिन मेरे को एक टैक्सी वाला पूछ रहा है, ये अंबानी सुने थे, ये अदानी को, ये क्या नया छोरा है क्या? ठीक है, एक टैक्सी वाला कोलकाता का। हाँ बोली अच्छा आपका
अब धीरे धीरे आपको और पता लग जाएगा अदानी कौन है। अब उसी के बारे में तो पॉलिटिकल चर्चा होगा ना, क्योंकि वो काफी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, फंड भी जरूरत में देता है, सरकार भी उसको सपोर्ट करता है। अब फिर अभी चिढ़ना चालू कर दिया अदानी के बारे में। हाँ देखो, कहाँ से भी कहीं से भी लोग आके पैसा खिला के बड़ा हो जा रहे हैं। अरे भाई कभी अदानी के पैर में जूता लगा के दिखाओ कि वो किस तरह से बिजनेस बना रहे हैं। एक बड़ा बिजनेस बनाने में काफी मशक्कत लगता है सर। ठीक है, बिना जाने हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। चलो वो अलग बात है, आम आदमी का काम ही है, चाय की दुकान में बैठ जाओ अब बिना जाने बात करो। हाँ ये कल्चर हो गया ना लोगों का, चाय की दुकान में अड्डा। अच्छा, द प्रोमोटर हैज 3 एडवांटेजेस। अब जो प्रोमोटर होता है उसका क्या एडवांटेजेस है? कंपनी जब पब्लिक आता है, रेज फंड्स टू मीट कैपेक्स रिक्वायरमेंट, अवॉइड टू नीड टू रेज डेब्ट व्हिच मींस देयर आर नो फाइनेंस चार्ज टू पे, व्हिच फर्दर ट्रांसलेट टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। माने आपको लोन नहीं लेना है, लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिना लोन लेके आप एक काम कर सकते हो, आप शेयर इशू कर सकते हो, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है सर। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, स्क्रीन में फॉलो करो। एक ऐप है, मैं उसी पे अंदर जाता हूँ एक शॉर्ट डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पर आपको ना किसी भी कंपनी के बारे में, टिकट टैब ऐप का नाम बता दे रहा हूँ आपको। इसका एक प्रो वर्जन भी होता है और एक नॉर्मल वर्जन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के बारे में उसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे सामने रैंडमली टाटा मोटर्स आया, ठीक है, तो मैं रैंडमली टाटा मोटर्स निकाल लिया, कोई पर्पस नहीं है टाटा मोटर्स का। ठीक है, जस्ट फंडामेंटल मैंने फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने का। अब मैं यहाँ पर क्लिक किया फाइनेंस में, दिखाई दिया आप लोगों को। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और आप देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाइज कंपनी का रेवेन्यू, फिर ईबीआई टीडीए। देखो ये बात मैं पहला दिन भी क्लास में कर रहा था ना एक बार, है ना। तो कंपनी रेवेन्यू माने कंपनी का सेल्स। ठीक है, फिर रेवेन्यू से कंपनी क्या करता है, खर्चा माइनस करता है। देखो आप देख सकते हो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, 2023 का डेटा चेक करो। ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, पावर फ्यूल माने बिजनेस चलाने के लिए जो भी एनर्जी का खर्चा होता है, एम्प्लॉय का जो खर्चा है, सैलरी वगैरह जो दिया है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, कंपनी ने जो सेल का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा दिया है। सेल माने बिजनेस को चलाने के लिए सेल करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। हिसाब देखो सर, 3,52,534 रेवेन्यू था, उसमें से कंपनी 2,31,251, 2,513, 33,654, ये सब करोड़ों में है सर। ठीक है, टाटा मोटर्स है सर, कोई छोटा मोटा कंपनी थोड़ी है। इतना खर्चा माइनस करने के बाद कंपनी को एक प्रॉफिट आया है। कितना प्रॉफिट आया? 38,143, दिख रहा है ना। हाँ, अब ये प्रॉफिट कंपनी का वो प्रॉफिट है जिसमें से कंपनी अभी भी अपना डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं किया, माने एसेट का वैल्यू जो गिरा है ना वो माइनस नहीं हुआ है अभी। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, कंपनी अभी भी अपना एसेट का डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को माइनस नहीं कर पाए, उसको करने का पहले का हिसाब है। फिर कंपनी अपना एसेट का डिप्रिसिएशन दिखा रहा है 24,860 करोड़। ठीक है, इसके बाद कंपनी के पास एक प्रॉफिट आता है, इसको कहते हैं पीबीआईटी या ईबीआईटी, एक ही बात है, पी फॉर प्रॉफिट, ई फॉर अर्निंग। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ये सब वर्ड थोड़ा सा कान में अजीब लगेगा, बट जैसे जैसे सर धीरे धीरे आदत हो जाएगा यही बात नॉर्मल लगेगा। जिंदगी में हर एक चीज जो पहली बार सुना जाता है वो अजीब ही लगता है, पर जब कान को सह जाता है वही बात तुमको इजी लगेगा। सो डोंट टेक इट एज अ एक्स्ट्रा लोड। ठीक है, ये धीरे धीरे आदत हो जाएगा। ये जो मैं आपके साथ अभी रीड कर रहा हूँ इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये जो मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एटलीस्ट बेसिक लेवल में पढ़ना तो आना चाहिए। इसका गहराई बहुत सारा है, मैं गहराई पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करो या ट्रेड लो, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट इतनी। फिर ईबीआईटी से आपको सबसे पहले इसी को बोलने के लिए मैंने ये पॉइंट दिया, आपने जो प्रॉफिट किया इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख के भी रख सकते हो अगर भूल जाओगे। ठीक है, ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे सबसे पहले कंपनी को इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता है। अब जो बात आईपीओ में चल रहा था कि कंपनी को मानो 100 करोड़ चाहिए या 50 करोड़ चाहिए, वॉट एवर बी दी सिचुएशन, जैसा उसका बिजनेस है, अब वो उसके पास ऑप्शन है, वो लोन पे जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो लोन के लिए जा सकता है, लेकिन लोन में जाएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज आपको लिवरेज देता है। लिवरेज माने
लेवरेज माने रिस्क, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क ऑलवेज फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है। अगर बाई चांस आप लोन रिपे नहीं करोगे तो आपके बिजनेस के ऊपर एक डिफॉल्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। अब बैंक के पास लोन लेने के बजाय या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लोन लेने के बजाय आप शेयर इशू कर सकते हो। शेयर इशू का फायदा क्या है? आपको इंटरेस्ट नहीं रिपे करना, तो फिर शेयर होल्डर को क्या देता है कंपनी? सर कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है, लेकिन डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंपनी में 100 का शेयर 500 हो जाता है, तो 400 टका इज नॉट माई डिविडेंड, दिस इज अ कैपिटल गेन। वो तो मेरा एसेट का वैल्यू बड़ा है। जैसे आज मैं जमीन खरीद के रखता हूँ 5 लाख से, वो जमीन मेरा 3 साल बाद 7 लाख हो जाता है, तो वो मेरा कोई डिविडेंड नहीं है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। लेकिन डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो हर साल प्रॉफिट करता है उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके कहते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड देना एज पर लॉ मैंडेटरी नहीं, बात को समझे। तो क्योंकि मैंडेटरी नहीं है तो कंपनी का कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, मैंने शेयर होल्डर कहीं पर भी पिटिशन नहीं डाल सकता कि मेरा डिविडेंड मार के रखा। लेकिन अगर बैंक का लोन रिपे नहीं करेगा तो बैंक इजीली पिटिशन डाल देगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं रिपे किया। जैसे जी का बिजनेस का हालत काफी खराब है, जी एंटरटेनमेंट या फिर जी का जितना भी बिजनेस है, जैसे डिश टीवी था ना, वो भी जी का ही था, ठीक है। ये सब बिजनेस का प्रॉब्लम वही हुआ है कि ये लोग लोन रिपे नहीं कर पाया। येस बैंक का फेलियरिटी के बारे में सुने थे आप लोग? येस बैंक का जो बिजनेस खराब हुआ, येस बैंक इतने ऐसे ऐसे जगह में लोन दिया जो बिजनेस एक्चुअली चल ही नहीं पाया और इंटरेस्ट देने में नाकाम रह गया, इसलिए येस बैंक का शेयर धड़ाधड़ 2016, 17, 18 में धड़ाधड़ गिरता गया। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ वो तो पुराना बात है, उसको मैं ज्यादा नहीं, वो बहुत बड़ा बात है। बट कम से कम ये येस बैंक का सिचुएशन देखो आप, लास्ट 5 साल का डेटा दिखा रहा हूँ। येस बैंक का शेयर देखो स्क्रीन में, ठीक है। येस बैंक का शेयर देखो, येस बैंक का एक शेयर का दाम चल रहा था 2019 में, देखो आप कितना में चल रहा था रे हाईएस्ट दाम? हाँ 275 बता रहे 2019 में, ठीक है। 275 से देखो शेयर गिरते 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 अभी 16, 17 में चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ अभी तो काफी लोगों के पास है। अभी 15-16 में मैंने तो काफी स्टूडेंट को 7-8 रुपए में लिया था, एक बार बीच में 7-8 रुपए चला गया था, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर होगा 10 टका, 7-8 टका, 9 टका ऐसा कुछ हुआ था। हाँ 11 ना, अभी हम আছে तो उसका अभी वो अभी स्टूडेंट है, उसके पास बात एक का नहीं है। कल जब उसका कैपिटल हो जाएगा एक की जगह 100 लेगा, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है ना, वो अलग बात। अभी स्टूडेंटशिप में तुम लोग एक आदि खरीदो ना, क्या दिक्कत है? कल जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम एक की जगह 1000 खरीद लेना, उसमें क्या है? आज नहीं तो कल पैसा तो आएगा रे बाबा, ऐसा क्या बात करते हो आप, ठीक है। लेकिन आप चीजों को देखो कि हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम था इसका। ये बैंक है, ये लोगों को लोन देता है, लेकिन ऐसा लोगों को लोन दिया जिसका बिजनेस ही नहीं चला। उसमें से एक है जी, एक है रिलायंस कम्युनिकेशन, माने मुकेश अंबानी नहीं रे बाबा, अनिल अंबानी। ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन दिया कि लोन रिपे नहीं हुआ, तो इसका भी बिजनेस खत्म हो गया। और इसका जो ओनर था, माने ओनर नहीं सीईओ था, राणा कपूर बोल के, जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव था, बहुत हालत खराब हो गया इसका, क्योंकि इसी के डिसीजन में ही हुआ था। मैंने आप ऐसे बिजनेस को कैसे लोन दे सकते हो जो बिजनेस आपको मैंने बिजनेस टर्मोइल सिचुएशंस में है। तो ये सब छोटा छोटा बात ना समझना पड़ेगा सर मार्केट के बारे में, कि शेयर कब गिर सकता है, कब बढ़ सकता है, क्यों रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया, नहीं। लोग बोलते हैं ना सारा पैसा रातों रात डूब गया शेयर मार्केट से, कहानी है, किस्सा है, ये एक्चुअल में नहीं होता। रातों रात शेयर ऐसे नहीं गिर जाता है, तो उसके पीछे कम से कम 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीने का हिसाब होता है, फिर जाके ये एक दिन में हुआ है। देखो ना, मैं दिखा तो रहा हूँ आपको। और कुछ स्टॉक होते हैं जो प्रोमोटिंग में चलता है, उसका अलग बात है, उसका भी बताऊंगा, ठीक है। ये साधना ब्रॉडकास्ट का बता रहे थे ना, वो एक बॉलीवुड हीरो ने उसको प्रमोट किया था, साधना ब्रॉडकास्ट बोल के, ठीक है।
बताऊंगा सर, बताऊंगा, चलो एक साथ सब बताएंगे तो माथा खराब हो जाएगा, ठीक है, एक साथ सब नहीं बताना। अब लोग चीजों को समझो। तो अब कंपनी क्या कर रहा है, आईपीओ लेने का काम क्या है, रेज फंड्स फॉर द टू मीट कैपेक्स रिक्वायरमेंट, कैपेक्स माने कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स माने कैपिटल एक्सपेंडिचर, avoid the need to raise debt which means there are no finance charges to pay which further translate to better profit। मतलब क्या हुआ कि आपको लोन नहीं देना पड़ा, तो लोन का खर्चा नहीं रिपे करना है, तो लोन का खर्चा नहीं रिपे करना, तो बार्डन कम हो गया ना, रिस्क कम हो गया। अब आपके पास जो पैसा है उससे आप बिजनेस कर सकते हो, तो चांसेस है कि आप हायर प्रॉफिटेबिलिटी में जा सकते हो, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट देना एक बार्डन है ऑलवेज, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए एक मेंटल पीस देता है, तो इसीलिए भी आईपीओ के लिए लोग आते हैं। समझ में आ रहा है बात। प्रोमोटर कैन स्प्रेड द रिस्क अमंग लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, जो बिजनेस का प्रोमोटर होता है माने ओनर, ओनर, प्रोमोटर वर्ड को इतना लोड ना लो, प्रोमोटर माने ओनर, ओनर क्या है कि वो अपने खुद रिस्क ले रहा था या फिर प्राइवेट लेवल में, जब कंपनी प्राइवेट लेवल में होता है ना सर, तो एक प्राइवेट कंपनी का मेंबरशिप कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैंने शेयर होल्डिंग तो चेंज हो गया अमूल्य था, अभी 200 मैक्सिमम, मिनिमम दो, मिनिमम दो मेंबर होना चाहिए। मानो कि आपको आज के डेट में एक प्राइवेट कंपनी ओपन करना है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होता है, मैक्सिमम आप 200 मेंबर ऐड कर सकते हैं, यानी 200 शेयर होल्डर आपके बिजनेस में आ सकता है। ये रूल पहले 50 था मैक्सिमम, अब 50 का रूल न्यू एक्ट में 200 हो गया, 2013 एक्ट आया ना सर, उसके लिए चेंज हो गया, वो पहले 50 था जैसे अमूल्य बता रहे थे, ठीक है, एकदम सही बोल रहा है अमूल्य, लेकिन उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट है। सो अब 200 लोगों के बीच में मानो आपका कंपनी था, लेकिन 200 लोगों के पैसे से बिजनेस का नीड पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो अभी 1000 करोड़ 2000 करोड़ में डील करने वाले हो, आपको और चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, लार्ज ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के बीच में अपना बिजनेस को ला रहे हो कि भाई दो पैसा हम करेंगे बिजनेस, ठीक है, तो वही ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ वन लार्ज इन्वेस्टर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर बेटर देन वन लार्ज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है, एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से अच्छा है कि थाउजेंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हम आप जैसे हो, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें ना रिस्क स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि एक प्राइवेट इक्विटी वाला आएगा रूल करेगा आपको। क्या होता है, जैसे आपको मैं उबेर का कहानी सुनाता हूँ, उबेर के बारे में जानते हो, अरे उबेर चढ़े तो होंगे, इंडिया का नहीं है अमेरिका का है। तो उबेर का क्या कहानी था, कलनविक ऐसा कुछ नाम है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को ठीक से नहीं आता क्योंकि अमेरिकन नेम है, थोड़ा सा अलग है कि कुछ, कलनविक ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उन्होंने जब बिजनेस को बनाया, इतना वैल्यूएशन दिया, फिर उसके बाद एक इन्वेस्टर से पैसा लिया और इतना ज्यादा पैसा लिया कि वैल्यूएशन बढ़ गया, फिर इतना वैल्यूएशन बढ़ गया कि बिजनेस में उसका जो ओनरशिप था उससे ज्यादा ओनरशिप उसका आ गया, वो जो इसने इन्वेस्ट किया। फिर अभी वो वाला वो जो कंपनी था, प्राइवेट इक्विटी फार्म था, वो बोल रहा है कि भाई अब उबेर कैसे चलेगा ये हम डिसाइड करेंगे, उबेर कैसे चलेगा ये हम डिसाइड करेंगे, प्रोमोटर का रोल खत्म हो गया, मैंने कलनविक का रोल खत्म हो गया और उसको बोर्ड से ही निकाल दिया। हाँ? तो फ्लिपकार्ट का भी सेम कहानी है, ये जो सचिन और विनी छोड़ा है, ठीक है, इसका भी सेम कहानी, वॉलमार्ट पैसा डाला, वो बोलता है कि बिजनेस को मैं चलाऊंगा क्योंकि पैसा मेरा है, तो जो प्रोमोटर है उसी को हटना पड़ा क्योंकि अनबन हो रहा था, कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा था। सिमिलरली उबेर के साथ भी हुआ है। तो कहना क्या चाहते हैं कि प्रोमोटर क्या बोल रहे हैं कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से अच्छा है कि अगर हजारों लाखों प्राइवेट सॉरी रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी में आ जाए, कोई एक लाठी नहीं चलाएगा, सबको मिल के चलाएंगे, और जो कंपनी का मेन ओनर है उसके हाथ में पावर रहेगा। ये रीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट इक्विटी खराब है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग ये जवाब पाने का कोशिश कर रहे थे आखिर कंपनी स्टॉक मार्केट में आता क्यों है, ये उसका आंसर। आई होप की बात समझ में आ रहा है, एक बार आ जाए इसके बाद तो खेल काफी आसान होता है, लेकिन हाँ उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, बिजनेस जब तक मेंटेन नहीं चलेगा तब तक बिजनेस में कोई दम नहीं रहेगा, पैसा आ जाने से काम खत्म नहीं हो जाता, तो फिर बाईजू क्यों नहीं कर पाया। हाँ, चला नहीं पा रहा है, ठीक है, पैसा होने से नहीं होगा। कुछ दिन पहले तक आईटीसी का हालत देखोगे, चलो मैं आपको आईटीसी का दिखा देता हूँ। कैपिटल आईटीसी का क्या हुआ था, अभी आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म में, सीरियसली एक शॉर्ट टर्म टारगेट है आईटीसी का, 453 चल रहा है ना, आईटीसी का मोटा मोटी 500 का, 500 नहीं 464 का टारगेट है,
आज ही 10% बढ़ गया, आज ही 10% बढ़ गया। मैं स्टार्टिंग सुबह ही आके मैं बोला आईटीसी लो सर, देखो सर, क्योंकि मैं सुबह कैंडल देख रहा था नाश्ता करते करते टिफिन करते करते देख रहा था, आज ही 10% दे दी है। अच्छा, तो आईटीसी के बारे में चलो मैं आईपीओ में बात करते हैं। अरे ऐसे और भी मौका मिलेगा, चलो, लेकिन अभी भी टाइम है, आप अभी भी ले सकते हो। देखो सर, 2020 का हालत देखो, वो तो कोरोना पीरियड है, बट उसके बाद भी देखो 2020 से 22 हो गया। अच्छा, 20 में कोरोना था, समझ में आया, 21 में भी कोरोना था, समझ में आया, 22 को क्या कर रहा था? 22 के भी आप अगर देखोगे आईटीसी को, 22 में भी आईटीसी में कोई ग्रोथ नहीं था। देखो 22 के बाद से ग्रोथ चालू हुआ। तो ये जो बीच का पीरियड है 19 के बाद से देखो गिरता गया गिरता गया। 19 में तो कोरोना नहीं था ना, तो फिर क्यों गिरता गया? आईटीसी के पास पैसा बहुत था, बट कंपनी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा। आईटीसी का किसका पैसा है जानते हो? सिगरेट का। एक्चुअली इसका एक्चुअल नाम होता था इंडियन टोबैको कंपनी। बीच में एक बार नाम पड़ा था इंटरनेशनल टोबैको कंपनी। हाँ, फिर इंटरनेशनल किया, फिर लास्ट में I.T.C ऐसा किया। अभी बोलते हैं सिर्फ आईटीसी, लेकिन इसका मेन बिजनेस है सिगरेट। इसी से इसका रेवेन्यू है, पैसा बहुत है इसके पास। वन ऑफ द बिगेस्ट कैश रिच कंपनी इन इंडिया। इतना कैश किसी के पास नहीं है जितना आईटीसी के पास है, ऐसा माना जाता। लेकिन कैश होने के बाद भी बिजनेस को चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सिगरेट के अलावा बाकी जगह से पैसा कमाना आईटीसी को प्रॉपर्ली आया नहीं। हाँ, हाँ, डाइवर्सिफाई, होटल को अलग कर रहा है, ठीक है, होटल बिजनेस। हाँ, हाँ, इसी के लिए, इसीलिए। हाँ, फिर से थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन फिर से एफएमसीजी उसका है, लेकिन एफएमसीजी में एक्चुअली अभी मार्केट क्या है ना, काफी और भी पार्टिसिपेंट्स आ गए। इसका मेन कॉम्पिटिटर एचयूएल है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना एफएमसीजी में। तो ऑब्वियसली एफएमसीजी है, पेपर फिर किताब वगैरह है ना स्टेशनरी चीजों में, वो पेपर बोर्ड्स वगैरह में, ठीक है, क्लासमेट्स का। होटल इसका बहुत बड़ा जगह है, पर होटल से रेवेन्यू अभी आना बहुत बाकी है। अभी तो बस खर्चा कर रहे हैं, होटल में सिर्फ खर्चा हो रहा है, अर्निंग अभी बाकी है। वो इंडिया के तरक्की में डिपेंड करता है, और हो जाएगा। लेंदी है, पर एक बार खड़ा हो जाए ना, ये एक्चुअली जो इंडिया का इकोनॉमी है, ठीक है, जिस तरह का लीडरशिप में अभी है, अगर सेम लीडरशिप में चले, दुनिया भर का जो कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाए, इंटरनेशनल लोग आता जाएगा, तभी ना 5 स्टार 7 स्टार होटल का बिजनेस चलेगा। देखो आईटीसी का 3 स्टार होटल तो नॉर्मली होता नहीं, जो भी होगा अब 3 स्टार होगा। अब 3 स्टार कम से कम कहीं किसी किसी जगह में। आईटीसी का एक ब्रांड है, उसका नाम है क्या, आईटीसी, मैंने जैसे कि ये ताज बंगाल या आईटीसी ताज या फिर क्या रॉयल बंगाल, आईटीसी सोनार, ये तो 5 स्टार 7 स्टार के अबव है। कुछ ऐसे भी होटल सेगमेंट आईटीसी चलाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट, उसका नाम है क्या, आईटीसी कुछ बोलते हैं। क्या एक नाम बोलते हैं उसका, आईटीसी का ही है, बट वो पूरा एकदम 5 स्टार कैटेगरी का नहीं होता, स्मॉल सेगमेंट में होता है। तो आईटीसी धीरे धीरे होटल बिजनेस को जगह बना देगा, अगर होटल को अलग भी करेगा। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस का कैश का मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आईटीसी बीच में डिविडेंड भी काफी दिया, उससे भी ज्यादा दिया डिविडेंड पर शेयर। आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। बिजनेस में ग्रोथ नहीं था, लेकिन उसके बाद आईटीसी में बिजनेस में ग्रोथ आया, तो धीरे धीरे शेयर में ग्रोथ देखना चालू। ठीक है सर, अब इस तरह का चीज आपको और भी पता चलेगा, मैं समय के साथ साथ और भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ अर्ली स्टेज इन्वेस्टर को निकलने का एक तरीका, और अपना रिस्क को कंट्रोल करने का एक जगह, माने रिस्क बढ़ाने के लिए, रिस्क को स्प्रेड करने के लिए। सिर्फ खुद ही क्यों रिस्क ले, हजारों लोगों के बीच में रिस्क को बांट दे तो रिस्क कम हो जाएगा, तो आईपीओ निकाल देते हैं। कहते हैं देयर आर अदर एडवांटेजेस एज वेल इन फाइलिंग फॉर एन आईपीओ, प्रोवाइड एन अर्ली एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। पहला पॉइंट जो ऑलरेडी मैं बता दिया, रिवॉर्ड एम्प्लॉय। यहाँ पर एक पॉइंट है सर ईसॉप का, देख लो सर, ये भी थोड़ा सा लीगल टर्म है, बट इतना भी तंग नहीं करेगा, सिंपल तरीका है, समझ लो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देता है, सिंपल, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। माने एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनता है अपने एम्प्लॉय के कारण। एम्प्लॉय को खुश रखो तो कंपनी खुश रहेगा। आप लोग एक एक ब्रांड है, होटल चेन है, आईटीसी रॉयल बंगाल के पास में है, नाम बता। JW मैरियट।
देखे हो सर? ये सीधा एकदम बाईपास में चले जाओगे, जहां पर आईटीसी साइंस सिटी है, वहीं पर आपको जेडब्ल्यू मैरियट भी दिखेगा। जेडब्ल्यू मैरियट का एक बिजनेस पॉलिसी है। पॉलिसी ऐसा है कि लुक आफ्टर योर एम्प्लॉइज, योर एम्प्लॉइज योर लुक आफ्टर योर बिजनेस। मालिक कभी भी जाके कस्टमर को नहीं पूछेगा कि आपको सर्विस ठीक ठाक मिला है क्या। बात को समझे। एज ए ओनर अगर कोई कस्टमर को जाके पूछता है क्या सब ठीक ठाक था ना, ये बेसिकली ये कहने का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय पे शक कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपका एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है, या फिर आप अपने एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करते, इसलिए आप कस्टमर को जाके पूछते, और ये एम्प्लॉय का ट्रस्ट को डिटोरिएट करता है। तो जेडब्ल्यू मैरियट इसीलिए इतना बड़ा होटल चेन बना पाया, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय पे इतना भरोसा करता है। और ये भरोसा ये कि जेडब्ल्यू मैरियट को इंटरनेशनल इतना बड़ा होटल चेन बना। आईटीसी वाले तो सीख रहे हैं उससे, बच्चा है यार। ताज का भी, टाटा का जो, ठीक है। एम्प्लॉय पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादातर बिजनेस क्यों फेलियर होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पाते और एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस एम्प्लॉय चलाता है, बिजनेस ओनर नहीं चलाता। एम्प्लॉय जिस बिजनेस का बेहतर है वही बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा, नहीं तो वही छोटा मोटा टाइम आएगा, प्रॉफिट करोगे, फिर कहीं ना कहीं खो जाओगे भीड़ में। इसलिए जो बिजनेस 100 साल, 150 साल, 200 साल दिखता है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय। और ये जो रिवार्ड एम्प्लॉइज है ना, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का भी एक जो पॉइंट यहाँ पर दिया, इसमें भी कंपनी क्या करते हैं, मार्केट से पैसा रेज किया, फिर उसी पैसे से बिजनेस के पास कैपिटल आया। अब कंपनी का कहना है कि भाई अपने एम्प्लॉय को हम कंपनी का शेयर होल्डर बना देते हैं। रिसेंटली कुछ कंपनी बनाए हैं, बोट नाम सुने हो सर? वन ऑफ दी सक्सेसफुल स्टार्टअप इन लास्ट 5 to 10 years। सबसे सक्सेसफुल, इतना प्रॉफिट और किसी ने नहीं किया। क्या नाम है? अमन गुप्ता। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा सेल्समैन है। ठीक है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो अलग बात है। लेकिन आप बात को समझे कि वो कितना लेकिन ये उसका पहला वेंचर नहीं था, कम से कम 7-8 बार फेलियर हुआ तब जाके बोर्ड बना। लेकिन वो बोर्ड जैसे बिजनेस को सक्सेस कराने के लिए सबसे बड़ा जो खेल उसने खेला वो है अपने एम्प्लॉय को शेयर होल्डिंग देना। अर्ली स्टेज में जो भी 20-25 लोग उसके साथ जुड़ा था एज एन एम्प्लॉय, वो काम कर रहा है, बिजनेस पे डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उसका मानना है कि नहीं है, आपको सैलरी जो मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, आपको बिजनेस में शेयर होल्डिंग देता हूँ। जब जब फंड मिलता है, मानो कंपनी को 10 करोड़ मिला, 100 करोड़ मिला, अब एम्प्लॉय को क्या लगेगा कि भाई 100 करोड़ तो तुम्हारा है, इसमें हमारा क्या। अब वो अर्ली स्टेज एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी को बना रहा है, तो अमन गुप्ता भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ये नॉलेज यूज कर रहा है कि भाई ये पैसे भी इसको भी भागीदार बनाते हैं ना, सबके नाम पे, किसी को 1%, किसी को 2%, जो जैसा एम्प्लॉय है उस हिसाब से, किसी को 5%, किसी को 7% वैल्यूएशन दे दिया। और लोगों को भी भरोसा भरोसा होने लगा, क्योंकि मार्केट में बोट का सेल बढ़ रहा है दिन पे दिन। वो भी देख रहे हैं कि जितना सेल बढ़ेगा रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, तो सैलरी तो जो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कंपनी ग्रो करेगा तो मुझे भी मालिकाना मिलेगा। और कंपनी को, एम्प्लॉय को क्या होगा, मोरल बूस्ट हो गया, वो उस बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। ये होता है मॉडर्न डे बिजनेस डेवलपमेंट, और यही है वन ऑफ द मेन रीजन जिसके कारण बोर्ड सक्सेसफुल हुआ है। ये राज है सर। लोग बिजनेस करके फेलियर हो जाते हैं ज्यादातर केस में, 90% बिजनेस फेलियर होता है, 10% भी सर्वाइव करते हैं किसी तरह से, 1% टॉप लेवल में पहुंचते हैं। लेकिन बोर्ड कैसे कर लिए? क्या मार्केट में जेबीएल नहीं था? जेबीएल का तो मार्केट, जेबीएल में काम करता था अमन गुप्ता। सोनी का मार्केट कितना बड़ा था, फिर भी बना दिया ना। वो भी क्या, क्या बोर्ड इंडियन कंपनी है? वो चाइना से मटेरियल लाता था, फिर यहाँ पर बॉक्सिंग करके पैकेजिंग करके बेचता था। लेकिन अभी R&D इंडिया में बनाया है, अभी इंडिया में एकदम इंडियन मेड बन रहा है। कहने का मतलब समझ में आ गया सर कि कंपनी क्यों एम्प्लॉय को रिवार्ड देता है? उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ाना चाहिए। वैल्यूएशन बढ़ाया, एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दे दिया। और एक एम्प्लॉय भी अपने आप को कंपनी का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं मानेगा, शेयर होल्डर भी मानेगा। इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो मैनेज कर लिया, तो देखो उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। आसान नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय रोज आके बोलेगा भाई हम भी मालिक है, तो बात अलग हो जाएगा ना। ठीक है, ये थोड़ा नॉलेज के साथ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आपको समझ में आ गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इंप्रूव विजिबिलिटी, विजिबिलिटी माने, हाँ,
हमारी कंपनी जब पब्लिकली आ गया, आपका एक नाम चारों तरफ और बढ़ गया ना। इतना दिन आप प्राइवेट में थे, सिर्फ कुछ स्टेट में या कुछ एरिया में ही आपका नाम था, क्योंकि अब अभी पब्लिकली हो, चर्चा गली गली चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ये रीजंस है। ये कोई थ्योरी नहीं था सर, कोई एक भी थ्योरी लगा आपको? सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, समझ में आए तो जिंदगी बन जाए। फिर आते हैं मार्चेंट बैंकर्स। सर ये लोग कौन है? यही लोग हैं जो प्रोस्पेक्टस में आपको दिखा रहा था ना, DRHP। चलो मैं जो प्रोस्पेक्टस दिखा रहा था उसके नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो सर, बुक रनिंग लीड मैनेजर दिख रहा है? दिख रहा है सर? HDFC बैंक, ठीक है, BOB कैप्स माने बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल्स। ये लोग कौन है? बुक रनिंग लीड मैनेजर, BRLM। इनको मार्जिन बैंकर भी कहा जाता है। इनका काम क्या है? ये जो पूरा कंपनी मार्केट से शेयर, जितना पैसा इनको जरूरत है, मानो 200-300 करोड़ जितना चाहिए इनको, ठीक है, ये 200-300 करोड़ मार्केट से रेज करके देने का काम है इनका। इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, मार्जिन बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये क्या करेगा? 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ मार्केट से रेज करेगा। इनके पास ना टीम ऐसा है, पहला बात कि इनके पास इतना पैसा होता है तभी जाके ये इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को लेता है। एक कमीशन कमाएगा। पैसा किसको चाहिए? पैसा तो कंपनी को चाहिए, पैसा थोड़ी ना इनको चाहिए। 200 करोड़ रेज करके देगा, बदले में अपना कमीशन लेके जाए। और पूरा IPO प्रोसेस का जितना लीगल मैटर है, जहां CA का जरूरत है CA को, जहां CMA का जरूरत है CMA को, जहां CS का जरूरत है CS को, जहां CFA का जरूरत है CFA को, जो भी टीम में चाहिए उनको जुगाड़ करेगा, काम कराएगा, मार्केटिंग करेगा एज पर सेबी, ठीक है, फिर जाके स्टॉक को लिस्टेड करेगा। वो प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है, आप एक बार देखिए। DRHP इशू करना, पहले तो जो आपको मैं दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है, अब धीरे धीरे आदत भी डालना पड़ेगा। इनको क्या बोलते हैं? बुक रनिंग लीड मैनेजर या फिर लीड मैनेजर। इनका काम ही है कंपनी को असिस्ट करना, ताकि वो मार्केट से पैसा रेज कर पाए। कंपनी माथा नहीं लगाएगा, कंपनी इनको काम देगा। अच्छा, अगर मानो कि पूरा पैसा रेज नहीं हुआ तो फिर अपने पॉकेट से देना पड़ता है। किसको? BRLM को। ऐसा होता नहीं है आजकल, से भी थोड़ा सा सोच समझ के काम करता है। पहले का दिन कैसा था कि अगर नहीं हो पाता था तो शेयर लिस्टेड नहीं होता था। आजकल से भी देख लेता है और मार्जिन बैंकर को बोल देता है कि मार्केट में फेलिडिटी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मार्जिन बैंकर को भी बोल दिया गया है कि आप उसी में पैसा लगाओ, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। पूरा टीम पहले रिसर्च कर लेता है कि ये इसको पैसा दिया जा सकता है। तो जब मार्जिन बैंकर भी वादा करता है, तब जाके सेबी उसको मार्केट में आने का ग्रीन ऑप्शन देता है कि ठीक है आप जाओ, अब इशू करो। क्योंकि अभी फेलिडिटी से भी नहीं चाहता, क्योंकि मार्केट में अगर लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा ना, तो फिर धीरे धीरे मार्केट गायब हो जाएगा। पब्लिक का ट्रस्ट चाहिए, भरोसा बहुत जरूरी है। अंडर राइटिंग शेयर्स, वही अंडर राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो इसको पूरा राइट करेगा, पूरा मार्केट में पैसा रेज करेगा पब्लिक से, जिसके जहां जहां से पैसा चाहिए सारा बैंक के थ्रू से करेगा, ठीक है, और बदले में कमीशन लेगा। और जब शेयर इशू करता है ना, एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है। प्राइस बैंड दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स प्राइस और एक होता है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर भी है, ये देखो, इसका जो शेयर है, ये जो क्या है, RM एनर्जी, देखो 480 से 505, ये जो रेंज दे दिया ना, थोड़ी ना दोनों प्राइस में कंपनी लिस्टेड होगा, कोई एक दाम पे लिस्टेड होगा। जिसमें सबसे ज्यादा बीड पड़ेगा, कोटेशन जमा होगा। जब हम लोग IPO में अप्लाई करेंगे पब्लिक, तो हम लोग कोटेशन देंगे कि हमें जैसे एक लॉट में कम से कम 29 शेयर लेना है आपको, जैसे लिखा हुआ है, देख रहे हैं? हाँ, देखा कि नहीं देखा? तो 29 करके अगर आप 480 में बीट करते हो, मानो रिया ने 480 में बीट किया, अमोलेंदुदा ने 505 में किया, ज्यादातर लोग किसमें करता है? हायर, जो हाईएस्ट जो है उसमें ज्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कंपनी ज्यादा दाम भी शायद ज्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, जिस दाम पे मैक्सिमम बीट जमा होगा उसी दाम पे कंपनी नॉर्मली अपना पूरा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस को पूरा करेगा। इसके बाद मार्केट में ये जो दाम है ना, ये तो IPO प्राइस है। अब अगर मार्केट प्रीमियम वैल्यू में चलता है, माने ये स्टॉक के बारे में लोग अगर ज्यादा हाइप क्रिएट करता है, हाइप मैंने समझते हो ना,
सब कोई बात कर रहा है इसके बारे में। तो अगर ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन माने मानो कंपनी को चाहिए 1 लाख शेयर, लेकिन 1,20,000 एप्लीकेशन जमा पड़ा है, इसका मतलब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन। और जब जब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा होगा, कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन नॉर्मली कर नहीं सकता, एक ऑप्शन होता है प्रोराटा अलॉटमेंट का, वो अलग बात है, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आप इतना समझो कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन होता है तो कंपनी का शेयर का दाम 500 ही है, इधर है ना, ये शायद प्रीमियम में लिस्टेड हो, लाइक 600 में हो सकता है, 700 में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा, तो डिमांड हाई हो जाता है, तो डिमांड हाई में ऑटोमेटिकली शेयर का दाम बढ़ जाता है। इसमें आपको लिस्टिंग गेन हो जाता है। लोग क्यों आईपीओ खरीदने के लिए पागल होते हैं कि अगर शेयर में दम है तो आपको लिस्टिंग गेन हो जाएगा। एक 500 टका का शेयर में 700 टका पर शेयर, 200 टका क्या कम है? ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं दे दूंगा। ठीक है, लास्ट 5 साल में भी अगर हम जाऊँ ना, बहुत एग्जाम्पल है। कोल इंडिया तो थोड़ा पुराना है, उसमें भी हुआ था, काफी अच्छा था। एमटीआर टेक्नोलॉजी, फिर परास डिफेंस, ठीक है, फिर आपका कैम्स, फिर आपका एवेन्यू सुपरमार्ट, बहुत सारा कंपनी है, वो आगे आगे ऐसे बोलता जाऊंगा सर। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड गजब कर दिया था, हैप्पीएस्ट माइंड आईटी कंपनी। तो कहने का मतलब है जब जब कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होता है, तब कंपनी का जो दाम बता रहा है उससे भी ज्यादा दाम पे आपका लिस्टेड प्रोसेस होगा। और ये लिस्टिंग प्रोसेस के बाद होल्ड करना है नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहीं पर गेन करें। बैंक में साल भर पैसा रख के भी, 5 साल पैसा रख के भी इतना गेन नहीं होता है जिंदगी भर, जितना लिस्टिंग गेन में मैंने आईपीओ में मिल जाता है। लेकिन हर केस में नहीं, ठीक है, सब केस में नहीं सर, कभी कभी होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग आईपीओ के बारे में इतना नॉलेज लेने का कोशिश करते हैं, और आईपीओ ही है जो कंपनी को मार्केट में लाता है। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका प्राइस बैंड। अच्छा, कभी कभी देखोगे कि कंपनी ना फिक्स रेंज भी सिलेक्ट कर दिया, वो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी अगर बैंड लगाता है तो बैंड के बेसिस में होगा, और अगर नहीं लगाता है तो सिंगल प्राइस में करे। फिर ये जो इवेंट है, लास्ट 4 पॉइंट है सर, आईपीओ सीक्वेंस। सबसे पहले क्या करता है जब कंपनी आईपीओ लेके आता है, मार्केट बैंकर को अपॉइंट करो, जो आपको मैं दिखाया अभी, है ना, इनको अपॉइंट करना पड़ता है। फिर अप्लाई टू सेबी विद रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट, सेबी के पास जाओ, रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट जमा करो, सेबी से अप्रूवल लो। फिर प्रोस्पेक्टस को सेबी के साइड में फाइल करो, जो मैं ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, मेरा काम ही खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डीआरएचपी है इसमें क्या रहता है ये भी दे दिया। डीआरएचपी के अंदर आईपीओ का साइज, मैंने कितना वैल्यूएशन के लिए आ रहे हो, 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़। आज तक का मार्केट में सबसे बड़ा आईपीओ है एलआईसी, कितना अमाउंट था, 20,000 करोड़ के ऊपर था। सेकंड में है पेटीएम, थर्ड में मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई कार्ड, अच्छा शेयर था एसबीआई कार्ड। अभी तक का सबसे ज्यादा पैसा लेके आया है एलआईसी, मैंने जो मार्केट से रेज करना चाहा। सेकंड में है पेटीएम, थर्ड में मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई कार्ड, बाकी आप थोड़ा गूगल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च अपना बढ़ाते जाओ। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड, कितना नंबर ऑफ शेयर मार्केट में ऑफर कर, वाई कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक, किस पर्पस के लिए कंपनी मार्केट में आ रहा है, पैसा लेके क्या करेगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कंपनी डेब्ट मैंने अपना लोन रिपे करने के लिए आ रहा है, क्या न्यू बिजनेस में पैसा डालने के लिए आ रहा है, या फिर क्या मार्केट में जो पुराना शेयर होल्डर है क्या वो निकलना चाहता है, व्हाट इज द मेन पर्पस। पर्पस पढ़ो, बहुत जरूरी चीज है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द रेवेन्यू मॉडल, कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको पूरा फंडामेंटल चीजें मिलेगा, जो रेवेन्यू मॉडल कहाँ से कमाता है, क्या करता है। पेटीएम में शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले पेटीएम क्या करता है जानना जरूरी है। जैसे अभी जो एनर्जी कंपनी है, क्या सोर्स है इसका इनकम करने का, हवा में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ नाम सुन के टीवी में कुछ लोग बोल रहे हैं सुन के नहीं, तो फिर सीखने का क्या फायदा। टिप्स लो, टिप्स लेने में मैं मना नहीं करूंगा, हजारों लोग से टिप्स कलेक्ट करो, लेकिन अपना रिसर्च लगाओ, और वो रिसर्च ही सिखा रहे हैं ना सर। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फंडामेंटल है सर, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जब क्लास स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये क्लास अभी नहीं चल रहा है, ये सिस्टम पढ़ने का एक तरीका है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंपनी का मैनेजमेंट क्या सोचता है अपने बिजनेस के बारे में। जैसे रिलायंस में लोग क्यों भरोसा करता है, उसके मैनेजमेंट के कारण। रिलायंस का सबसे मेन रीजन यही है कि रिलायंस का मैनेजमेंट में लोग भरोसा करता है।
क्योंकि दुनिया को पता है कि रिलायंस का मैनेजमेंट फेलियर नहीं करता है और जो वादा करते हैं वो निभाता है। सीरियसली सर, इतना कॉन्फिडेंस है रिलायंस पे। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, उसका बेटी आजकल संभाल रहे हैं, जियो का तो काम वही कर रहा है, ठीक है, उसका बेटा, दोनों बेटा। ठीक है, तो मैनेजमेंट पे भरोसा है रिलायंस का, इसलिए देखना कभी रिलायंस का शेयर अचानक से गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि रिलायंस के मैनेजमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा है। जैसे एक कंपनी था एमआरएन बैटरी, नाम सुने हो आप लोग? इसका नाम है आमरा राजा बोल के, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आमरा राजा शेयर, ये एक्साइड बोल के एक बैटरी कंपनी है, एक्साइड बैटरी उसी का मेन कॉम्पिटिटर है। ठीक है, अब एक्साइड बैटरी और एमआरएन में कंपटीशन था, एमआरएन अच्छा मार्केट बनाया था। अमेज़न का बहुत बड़ा है, आप जाके देखिए इंडिया geography के लिए बहुत बड़ा फैक्टर टॉप है, बड़ा फैक्टर लगा है। हाँ, आगे पोटेंशियल भी उसमें है। पोटेंशियल बहुत है उसका, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक ठाक काम नहीं कर पा रहा। बड़ा फैक्टर तो ये इसके चालू हो जाए। एक मोस्ट प्रोबेबली विशाखापत्तनम के पास, हैदराबाद के कहीं पर, लेकिन कुछ पॉल्यूशन इशू में बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अगर टाइमली ठीक ठाक काम करे ना, तो बिजनेस पे ऑलवेज एक मजा रहता है। इसलिए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, मैनेजमेंट रिपोर्ट भी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और वो आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ के थोड़ा तो मिलेगा, बाकी हर साल कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट लाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग करता है, सब आपको धीरे धीरे नॉलेज आएगा। ये सब फंडामेंटल इश्यूज है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा जरूरी, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा जरूरी। रिस्क इन्वॉल्व इन दी बिजनेस, मैंने जिस फील्ड में आप हो उसमें रिस्क क्या है। जैसे एक बिजनेस के बारे में मैं लास्ट 3-4 साल से काफी बार बात किया, बट 4 साल से कोई फोकस नहीं था बिजनेस पे, लेकिन एक अभी वो बिजनेस का फोकस देखो आप, नाम है सुजलन एनर्जी। तो करने तो प्रचुर नहीं सकते, लेकिन ये बनती है अपन सुबाई के लिए जो हमने असली सोलर सुजलन एनर्जी बेसिकली विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ट्रेंड में आगे है आपके। सुजलन एनर्जी का बिजनेस जब आया था, ठीक है, तब लोगों ने बोला कि ये बिजनेस तो, मॉडल तो सही है, लेकिन इसका अभी इंडियन मार्केट में ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो बिजनेस काफी दिन तक मरा हुआ था। देखो हालत देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 2018-19 में आया था। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोन था, मैंने बिजनेस तो अच्छा था पर हाई डेब्ट था, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो सब 2019 से लेके 22 तक बिजनेस में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों का। लेकिन देखो 22 के बाद देखो, अरे अभी 23 में आज इस साल देखो कहां से कहां गया। 8 रुपए का शेयर अभी 30 रुपए चल रहा है। अब ये 4 साल वेट करना ही तो खेला है सर, ये 4 साल वेट करना ही तो खेला है, सोचो। लेकिन मैं बोल रहा था लोगों को कि आप अगर हो स्विट्जरलैंड में, होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो। अब जो सुना सुना, अगर आप कभी भी मेरा 3 साल 4 साल पुराना क्लास ढूंढोगे ना, वहां पर स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आज जाके स्विट्जरलैंड वो रिटर्न दे रहा है। अब सुनने वाला सुनता है, जो लोगों की बातों पे भरोसा करता है, और खुद पे भी। लेकिन देखो आज जिसने भी, अगर 1000 शेयर भी किसी के पास था, आज वैल्यूएशन देखो, 3 साल का मैटर है। आप कोई बोलेगा अभी लेना है कि नहीं लेना, वो अलग बात है, उसके लिए अभी का सिचुएशन देखना पड़ेगा। बट जब टाइमिंग निकल जाते हैं, इसी को बोलते हैं टाइमिंग, जब कुछ नहीं था तब आप उसको समझ पा रहे हो क्या? वही टाइटन वाला कहानी, जब स्विट्जरलैंड कुछ नहीं था, जब हाई डेब्ट था, लोग सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखता है, फ्यूचर भी देखो। ये समझना जरूरी है सर। ऐसा और भी एग्जांपल्स हैं, दिमाग में आएगा तो बोलूंगा, क्योंकि मैं बोला ना 7,000 कंपनी है, किसके किसके बारे में बात करें, और भी हैं। तो पॉइंट इज दैट, हाँ जोमेटो भी बात है 120 पे। तो ये हो गया, फिर मार्केट दी आईपीओ, मैंने वही अनाउंसमेंट करो आईपीओ के बारे में, फिर प्राइस को, ब्रांड को फिक्स करो, फिर बुक बिल्डिंग करो, बुक बिल्डिंग मैंने वही पूरा मार्जिन बैंकर जो करता है। ठीक है, फिर क्लोजर्स, मैंने लिस्टिंग कंप्लीट होगा, फिर लिस्टिंग डे आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो लिस्टिंग डे मैंने जिस दिन मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा, इसके बाद व्हाट हैपेंस आफ्टर द आईपीओ, आईपीओ के बाद क्या होगा। सर यहाँ पर एक छोटा सा चीज आपको जानना है कि आईपीओ जब तक नहीं आया तब तक इस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। फ्लोर प्राइस पर जे प्राइस लिस्टेड है। हाँ, फ्लोर प्राइस।
आईपीओ आने तक का जो मार्केट है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और एक बार आईपीओ आ जाए, मार्केट में लिस्टेड हो जाए, बीएसई एनएसई में दिख जाए, ब्रोकिंग फर्म के साइट के थ्रू से दिख जाए, अब सेकेंडरी चालू होगा। अब ये मार्केट सेकेंडरी मार्केट है, अब ये प्राइमरी लेवल पे नहीं है। इस बात का प्लीज ध्यान रखें। अब जैसे ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है ना, अब कोई भी इस पर्टिकुलर शेयर में बाई और सेल कर सकता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली बाई सेल का बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इजीली बाई सेल होता है अगर ऑपोजिट में लिक्विडिटी हो। तो लिक्विडिटी माने बायर को सेलर मिले, सेलर को बायर मिले। लेकिन प्राइमरी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में तो सिर्फ कंपनी जिसको चाह रहा है उसी को अपना शेयर का हिस्सेदारी देता है, हर किसी को नहीं। कंपनी डिसाइड करता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इतना डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी ओपन मार्केट हो गया। ओपन मार्केट में कंपनी अपना डिसीजन नहीं दे सकता, सिर्फ प्रमोटिंग होल्डिंग जितना है उतना में कर सकता है। लेकिन जो ओपन मार्केट में है उसमें डिसीजन लेने का अधिकार कंपनी का भी नहीं है, क्योंकि अभी पब्लिक का भी हिस्सेदारी आ गया ना। तो वाई डू पीपल ट्रेड? अब जैसे ही बाई सेल का कहानी चालू हो गया, अब पब्लिक ट्रेड करना चालू करता है। अब आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए ये वाला क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक है। अब ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होता है। जैसे ही कंपनी लिस्टेड हुआ, सारा प्रोसेस हो गया, सेकेंडरी मार्केट इज द ट्रेडिंग पार्ट। अब कंपनी के शेयर पे बाई सेल चलेगा, ट्रेड चलेगा। तो व्हाई डज द स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट? शेयर का दाम फ्लक्चुएट क्यों होता है? क्वेश्चन, ठीक है। आईटीसी का दाम 453 था, 464 क्यों हो गया? क्या रीजन काम किया? ऐसा ही कुछ देखा। सर 499 हो गया। नहीं नहीं, एक सेकंड दिखाता हूँ। नहीं एक सेकंड, 454, हाँ 449 लो था आज का, 454 हुआ। चालू हुआ था 449 का है, छोटा का। मैं आज आके ही बोला कि आईटीसी में ट्रेड करो, आके ही बोला। नहीं, आज क्यों बेचते पारें की असुविधा আছে? যদি কেউ 449 এ ট্রেড নিয়েছিল, যদি মনে হয় 6 টাকা প্রফিটে বেচে দেবো, বেচে দেবো, কি আছে। नाउ अब क्या हो गया सर? व्हाट हैपेंस आफ्टर द आईपीओ? अब समझ में आ गया ना। अब ट्रेडिंग पार्ट यहीं से चालू होता है, ठीक है सर। रिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सर? अब लास्ट में आता है सर आईपीओ मार्केट के बारे में कुछ जार्गन। जार्गन का मतलब समझते हो? जार्गन माने स्पेसिफिक वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स। जैसे जैसे मानो कि रिया साइंस बैकग्राउंड से है, कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में कुछ अलग लैंग्वेज यूज होता है जो शायद हम लोगों को नॉर्मल में समझ में नहीं आएगा, वो वहाँ का टेक्निकल। जैसे मानिए कि अमलेंदु था, बेसिकली आपका वर्किंग फील्ड क्या था अमलेंदु था? बायो फर्टिलाइजर ऐसा कुछ था ना, एग्रीकल्चरल फील्ड। अब एग्रीकल्चरल फील्ड का अपना एक टेक्निकल वर्ड्स होता है, शायद वो बात हम लोगों को समझ में ना आए। वैसा ही स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट का एक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जिसके साथ हम सबको थोड़ा बहुत या जितना अच्छा हो सके एडजस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इस मार्केट का टेक्निकल वर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया है, जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर दिया है ओवर सब्सक्रिप्शन। देख रहे हैं सर? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन, फिक्स प्राइस आईपीओ, प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस। क्या है ये? मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। लेट्स बता देते हैं। जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? जितना कंपनी, मानो 1 लाख शेयर के लिए कंपनी ने ऑफर किया, लेकिन मार्केट में 90,000 लोगों ने कंपनी के शेयर के लिए बीट किया, 10,000 कम है ना सर। ऐसे सिचुएशंस में कंपनी का जो आईपीओ प्राइस है वो उससे भी कम दाम में लिस्टेड होगा। माने अगर आप आईपीओ प्राइस में खरीदे थे तो आपको लॉस हो जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में लॉस होता है। जैसे ये चीज पेटीएम में हुआ था, एलआईसी में भी हुआ था। बड़ा बड़ा नाम है, पर काम में ये लोगों को दुख दिया था। वो अलग बात है कि बाद में अलग अपॉर्चुनिटी मिला, वो अलग बात है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? 2 लाख बीट जमा पड़ा 1 लाख शेयर के बदले। कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि एमटा टेक्नोलॉजी, हैप्पीएस्ट माइंड, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। परास डिफेंस, क्या भयंकर, परास डिफेंस का भयंकर, बाप रे बाप, ठीक है। इतना भयंकर इसका मैंने मार्केट प्रीमियम हुआ था, संभालने का मुश्किल था। तो ऐसा और भी नाम है, नाम आपको मिल जाएगा सर। ग्रीन शू ऑप्शन,
Part of the issue document that allow the issuer to authorize additional shares, typically 15%, to be distributed in the event of oversubscription. This is also called over allotment options. माने क्या हुआ? सिंपल बात है कि कंपनी का जैसे यहाँ पर क्या था, 1 लाख में से 2 लाख शेयर मार्केट में बीट पड़ा। मैंने कंपनी बोला था कि मेरे को 1 लाख शेयर चाहिए, मैंने मार्केट में इशू किया। इशू का सिस्टम लास्ट दिन में समझा रहा था वो एंजल फैंजल के चक्कर में, है ना। तो 1 लाख की जगह 2 लाख लोगों ने बीट किया। अब थोड़ी ना एक्स्ट्रा 1 लाख आपको मौका देगा, तो 100% हो जाएगा फिर, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन उतना नहीं है। वैल्यूएशन नहीं होगा ना तो शेयर इशू करके कंपनी का फायदा नहीं होगा और ये इलीगल भी हो जाएगा। वैल्यूएशन में रह क्या करना है। लेकिन अगर मार्केट में अचानक एक डिमांड क्रिएट होता है पब्लिक के मन में और ये चीज सेबी को देखने को मिलता है, तो सेबी एक ग्रीन शो ऑप्शन देता है। उसमें सेबी बोलता है कि आप एक काम करो, इसको प्रोराटा अलॉटमेंट के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग अकाउंटेंसी में सीखते हैं। तो सेबी बोलते हैं कि आप एक काम करो, 15% आप ओवर अलॉटमेंट करो, मैंने जितना टोटल इशू हुआ था उससे और 15% जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है आप एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने जो लोग पहले शायद नहीं मिलने वाला था 15% लोगों को मिल जाएगा, या 15% शेयर मार्केट में ओवर इशू करेगा। ये तभी हो सकता है जब कंपनी का मार्केट में जरूरत से ज्यादा हाई डिमांड होता है। मैंने इतना शायद इशू नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी हो जाएगा क्योंकि मार्केट में कंपनी के बारे में इमोशंस तो कुछ ज्यादा ही बना हुआ है। दिस इज अ ग्रीन शो ऑप्शन, नॉट मैंडेटरी। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी के पास ऑप्शन है, इसीलिए तो बोला ऑप्शन। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा शेयर होल्डर को दे सकता है, मैक्सिमम दे सकता है, टिपिकली 15%। फिक्स प्राइस आईपीओ मैंने आपको बोला कि नॉर्मली प्राइस बैंड में होता है ना, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ सिंगल प्राइस में भी आईपीओ देखने को मिल सकता है। प्राइस बैंड वही हुआ जो दोनों प्राइस है, जैसे मैंने यहाँ पर एक दिया है 130 130। अब 100 और 130 के बीच में कौन आता है? 125। तो कट ऑफ क्या बोलेंगे? 125। जैसे कॉलेज एडमिशन में क्या होता है, कट ऑफ नहीं होता। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जयपुरिया में क्या कट ऑफ चल रहा है? 80 से 100। तो मानो 85 में जयपुरिया में एडमिशन कंप्लीट हुआ, तो 85 क्या हुआ? कट ऑफ। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी 100 और 130 का बैंड प्राइस था, 125 में ज्यादातर लोगों ने बीट किया, तो कंपनी ने बोले 125 को कट ऑफ करते। इससे एक्स्ट्रा में लेंगे, इससे कम में तो नहीं लेंगे। सिंपल। हाँ ठीक है। कुछ रिसेंट आईपीओ के बारे में बोला है, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे अदानी विल्मर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, 230 में लिया था सर, 800 में बेचा था। ये देखिए, अदानी विल्मर का तेल है, फॉर्चून तेल होगा, फॉर्चून ऑयल है ना सर, इसका इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी इसका तेल चलता है, जॉइंट वेंचर। विल्मर ग्रुप इज फ्रॉम सिंगापुर, नहीं सॉरी इंडोनेशिया। सिंगापुर की इंडोनेशिया, सिंगापुर ना, सिंगापुर। हाँ, विल्मर जो है वो जॉइंट वेंचर, तेल इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। अदानी विल्मर का शेयर फिर से डाउन हुआ है, ऑब्जर्व में रखना सर। कुछ भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखे अदानी विल्मर फिर से खरीद लें। हाँ सर, हो गया, हो गया, खत्म ही है। कॉलेज है आपका? कॉलेज नहीं है ना, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। मेरा सेकंड क्लास भी है। डिलीवरी लिमिटेड, ये डिलीवरी कंपनी है। देखना आजकल मिंत्रा वगैरह में, अगर आप मिंत्रा या फिर कोई भी ऑनलाइन में आप बाय करोगे, वो डिलीवरी का, हाँ, लॉजिस्टिक कंपनी। इथोस इंडिया, आर्थर इंडस्ट्रीज, आर्थर, ठीक है, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी कुछ रिसेंट कंपनीज है। इसका BRLM का भी नाम दिया है, IPO साइज भी दिया है, ठीक है, हम कितना पैसे के लिए आया है, प्राइस बैंड भी दिया है, लिस्टिंग डेट भी दिया है, फॉर द नॉलेज पर्पस। मैं भी आपको काफी सारा नाम बताया, ठीक है। ऐसा और भी है, जस्ट कुछ नाम है ये, ऐसा मन सोच लेना कि यही है, ठीक है, इससे और बहुत ज्यादा है। हाँ, इथॉस, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया सर कि कंपनी चालू कहाँ होता है और कंपनी स्टॉक मार्केट में आके खत्म कहाँ होता है। अब इसके बाद चालू होगा ट्रेडिंग, ठीक है। तो 3 क्लास लगा ट्रेडिंग स्टार्ट करना, 3 या 4 मोस्ट प्रोबेबली।
अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, ठीक है। बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को रहेगा, थर्सडे के बाद छुट्टी कर पड़ रहे हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा का। थर्सडे के बाद दशहरा लक्ष्मी पूजा के बाद ही मान के चलो आप। दशहरा के बाद तो है, मैं व्हाट्सएप में अपडेट कर दूँ, ठीक है। थैंक यू सर, आज इतना ही है, फिर क्लास रखता हूँ फिर।